दोस्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे जूल्स वर्न की बहुत ही एडवेंचरस कहानी द जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का तीसरा और आखिरी भाग। अगर आपने इसके पहले के 2 भाग अभी तक नहीं सुने हैं तो उनको सुनने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। पिछले 2 भागों में आपने देखा कि प्रोफेसर हार्डविग और उनका भतीजा हैरी अपने गाइड हैंस के साथ धरती के सेंटर तक जाने के सफ़र पर निकले हुए हैं और उनका ये सफ़र कदम कदम पर तरह तरह के खतरों से भरा हुआ और बहुत ही रोमांचक है। तो आइए इस सफ़र को जारी रखते हुए उनके साथ साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो धरती के सेंटर तक पहुंच भी पाएंगे या नहीं। तो सुनते हैं जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ का तीसरा और आखिरी भाग। अध्याय 30। शनिवार 15 अगस्त। समुद्र अभी भी अपनी एक रास्ता वैसे ही बरकरार रखे हुए था। वही साफ तस्वीरें, आसमान से आती वही अद्भुत रोशनी और दूर दूर तक जमीन का कोई सबूत नहीं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे उसके साथ क्षितिज भी दूर होता जा रहा था। मेरे अंकल काफ़ी बेचैन दिखाई दे रहे थे। वो बार बार कभी दिशा सूचक को देखते तो कभी आंखों पर दूरबीन लगाकर क्षितिज को ताकने लगते। मैं जानता था कि अंकल का जो बेचैन नेचर था वो किसी भी टाइम वापस आ सकता था। ये तो मुझे खोने का डर था जिसने उनके अंदर कोमल भावों को थोड़ा जागृत कर दिया था। लेकिन अब जब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका था तो उनका चिड़चिड़ापन फिर से बाहर आने लगा था। लेकिन फिलहाल वो किस बात पर नाराज थे? क्या हमारा सफ़र उनके मन के हिसाब से नहीं चल रहा था, या फिर हमारे बेड़े की स्पीड कम हो गई थी? और नहीं तो इसके अलावा और क्या वजह हो सकती थी? एक आध तुक्के लगाने के बाद मैंने उनसे पूछ लेना ही बेहतर समझा। क्या बात है अंकल, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ हैरी। लेकिन परेशान तो है ना, बताइए क्या बात है? हाँ, परेशान तो हूँ और परेशानी की बात भी है। लेकिन हम तो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं अंकल, फिर आप क्यों परेशान हैं? अंकल ने ज़ोर से कहा। हम तेज़ी से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन परेशानी इस बात की है कि ये समुद्र मेरे अनुमान से कहीं ज़्यादा विशाल है। अब बात मेरी समझ में आ गई थी। सफ़र की शुरुआत में अंकल ने अंदाज़ा लगाया था कि ये समुद्र करीब 100 मील चौड़ा होगा, लेकिन अभी तक हम उससे 3 गुना सफ़र तय कर चुके थे और ज़मीन का अभी तक कोई नामो निशान नहीं था, और यही बात उनको परेशान कर रही थी। अचानक अंकल गुस्से से बड़बड़ाने लगे। हम नीचे नहीं जा रहे हैं, हम कोई नई खोज भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मज़े करने के लिए थोड़ी आया था कि बस तालाब में इस बेड़े पर घूमता रहूं। उनकी मानसिक हालत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता था कि उन्होंने हमारी इस एडवेंचरस यात्रा को कहा था मज़े करना और विशाल समुद्र को तालाब कहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंकल, अगर हम महान अर्न सक्नुसेम के बताए रास्ते पर ही चल रहे हैं तो फिर गलत थोड़ी होगा ये रास्ता। लेकिन असल में सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही था कि क्या हम वाकई अर्न सक्नुसेम के बताए रास्ते पर ही चल रहे थे? क्या वो इस समुद्र तक पहुंचे थे? क्या उन्होंने भी इसे पार किया था? इन सवालों का कोई भी जवाब हमारे पास नहीं था। मैंने अंकल को सांत्वना देने वाले स्वर में कहा, अरे कोई बात नहीं अंकल, हमें यहाँ तक आने का पछतावा नहीं करना चाहिए। अब तक हमने कितनी सारी अद्भुत चीज़ें देखी हैं और उनको महसूस किया है, यही क्या कम है? मैं यहाँ अद्भुत चीज़ें देखने और उन्हें महसूस करने के लिए नहीं आया था हैरी। मुझे अपना मकसद पूरा करना है, और इसलिए अच्छा होगा कि अभी तुम मुझसे अद्भुत दृश्यों और भावनात्मक बातों वाली बकवास ना करो। मैंने चुप रहना ही उचित समझा। शाम को 6 बजे हैंस ने अपना मेहनताना मांगा। अंकल ने उसे उसके $3 दे दिए, जिनको उसने सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। वो पूरी तरह से संतुष्ट दिख रहा था। रविवार 16 अगस्त। कुछ भी नया नहीं है। मौसम वैसा ही बना हुआ है। तेज़ बहती हुई हवा आंधी जैसा असर पैदा कर रही है। मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले आसमान से आती रोशनी पर नज़र डाली। मुझे डर था कि धीरे धीरे करके ये रोशनी हर रोज़ कम होती जाएगी और एक दिन हमें घुप अंधेरे में छोड़ देगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और रोशनी अभी तक बरकरार थी। अंकल ने 1-2 बार समुद्र की गहराई मापने की भी कोशिश की थी। उन्होंने हमारे सबसे भारी फावड़े को रस्सी से बांधकर समुद्र में करीब 1200 फीट नीचे तक जाने दिया था, जिसे बाद में ऊपर खींचने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जब वो फावड़ा ऊपर आया तो हैंस ने उस मजबूत लोहे पर बने कुछ अजीब से निशानों की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया। ऐसा लग रहा था जैसे उस फावड़े को बहुत जोर से दबाया गया हो। मैंने हैंस की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जिसका उसने जवाब भी दिया, लेकिन मैं उसकी भाषा समझ नहीं पाया।
इस बार हैंस ने अपना मुंह खोला और इस तरह से मुंह चलाया जैसे कुछ काट रहा हो। तब जाकर मुझे उसकी बात का मतलब समझ में आया। दांत, मैंने जोर से कहा, और एक बार फिर उस फावड़े को बारीकी से देखने पर मुझे पूरा यकीन हो गया कि उस पर बने वो निशान वाकई किसी के दांतों के ही थे। तो ऐसे दांतों वाले जबड़े का मालिक भला कैसा होगा, ये सोचने वाली बात थी। क्या इसका मतलब था कि हम किसी भयानक प्रजाति के क्षेत्र में पहुंच गए थे, या फिर शार्क से भी ज्यादा ताकतवर और व्हेल से भी ज्यादा बड़ा कोई दैत्य प्रजाति का जीव इस समुद्र में मौजूद था? क्या मेरा सपना एक डरावनी हकीकत में बदलने वाला था? पूरे दिन मैं इन्हीं ख्यालों में उलझा रहा और अंत में कई घंटे की नींद लेने के बाद ही मुझे इस विचार से थोड़ी मुक्ति मिली। इस रविवार को भी हमने बाकी छुट्टी के दिनों की तरह आराम करते हुए बिताया। सोमवार 17 अगस्त। मैं सरीसृप प्रजाति के बारे में सोच रहा हूँ, यानी रेप्टाइल्स। ये कितने विशाल और ताकतवर होते थे। आज भी पाई जाने वाली छिपकलियाँ, मगरमच्छ और घड़ियाल अपने पूर्वजों का ही अनुसरण करते आ रहे हैं। जब आदिम युग में दैत्य होते थे तो अवश्य ही दैत्याकार जीव भी होते होंगे। मुझे याद है जब मैंने ऐसे ही एक दैत्याकार मगरमच्छ का कंकाल देखा था। मुंह से लेकर पूंछ तक उसकी लंबाई 30 फीट से कम नहीं रही होगी। तो क्या आज वाकई में इसी तरह के किसी जीव से आज हमारा सामना होने वाला था? दांतों के वो निशान मेरे सामने मौजूद थे और उनको झुठलाया नहीं जा सकता था। और इस बात में भी किसी तरह का संदेह बाकी नहीं रह गया था कि वो किसी मगरमच्छ के दांतों के निशान नहीं थे। मेरी डरी हुई आंखें लगातार समुद्र की सतह को छानती जा रही थीं। हर पल मुझे ऐसा लगता था जैसे अभी अगले ही पल वो दैत्य बाहर निकल आएगा। शायद अंकल को भी मेरे मन में उठ रही शंकाओं का आभास हो चुका था। उस फावड़े को देखने के बाद वो भी लगातार समुद्र की ही तरफ देख रहे थे। बुरी से बुरी परिस्थिति से निपटने के लिए मैंने अपने हथियारों की तरफ देखा। वो इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार थे। अंकल ने भी आंखों ही आंखों में मौन स्वीकृति दे दी। वो भी शायद खतरे को भांप चुके थे। फिर धीरे धीरे हमें महसूस हुआ कि पानी के अंदर कुछ उथल पुथल हो रही थी। ये इस बात का संकेत था कि नीचे कुछ तो चल रहा है। खतरा धीरे धीरे हमारे नज़दीक आ रहा था और हम भी पूरी सावधानी से उसका इंतजार कर रहे थे। मंगलवार 18 अगस्त। शाम हो चुकी है। नींद से हमारी पलकें भारी होने लगी हैं। हैंस अभी भी चप्पू थामे हुए है। मुझे नहीं पता वो आराम कब करता है, लेकिन उसे सतर्क देखकर मैंने थोड़ी देर आराम करने का मन जरूर बना लिया है। लेकिन इस बात के 2 घंटे बाद ही एक झटके से अचानक मेरी आंख खुल गई। हमारा बेड़ा एक चट्टान से टकराकर रुक गया था और फिर अचानक ही वो चट्टान 100 फुट ऊपर उठती चली गई। हमसे करीब 200 मीटर दूर एक काली सी चीज ऊपर नीचे हिल रही थी। मैं जोर से चिल्लाया, ये तो कोई समुद्री दैत्य है। अंकल ने भी मेरा समर्थन किया। हाँ, सही कहा हैरी, ये एक बहुत बड़ी छिपकली जैसा लग रहा है और उधर आगे एक भयानक मगरमच्छ दिख रहा है। अब तो हम गए काम से अंकल। अंकल चिल्लाते हुए बोले, अरे व्हेल, उधर एक व्हेल है, वो देखो, वो पानी का फव्वारा छोड़ रही है। हमने देखा कि पानी के 2 फव्वारे हवा में बहुत ऊपर तक गए और फिर जोरदार आवाज के साथ समुद्र की सतह पर आ गिरे। इस शोर ने उस जगह की शांति को भंग कर दिया। हम डरे सहमे भौचक्के से खड़े इन डरावने और भयानक जीवों को देख रहे थे, जो मेरी उम्मीदों से कहीं ज्यादा भयानक थे। उनका आकार बहुत ही ज्यादा विशाल था और उनमें से सबसे छोटे से छोटा भी एक ही बार में हमें हमारे पूरे बेड़े के साथ निगल सकता था। हैंस के हाथों से पतवार छूटते छूटते बची। उसने जल्दी से उसे वापस अपने कब्जे में लिया और बेड़े को दूसरी तरफ घुमाकर उन दैत्याकार जीवों से दूर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो कुएं से निकलकर खाई की तरफ जा रहा था। सामने ही एक 40 फीट लंबा कछुआ और उतना ही बड़ा एक सांप पानी से सिर निकालकर ऊपर की तरफ आ रहे थे। अब हम कहाँ जाएं? ये एक बड़ा ही विकट सवाल था। उड़ तो हम सकते नहीं थे और इन भयानक दरिंदों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया था। ये हमारे उस छोटे से बेड़े के चारों तरफ चक्कर काट रहे थे। मैंने कसकर अपनी राइफल हाथ में थामी हुई थी, लेकिन मैं जानता था कि उनकी सख्त चमड़ी पर मेरी राइफल की गोलियां बेअसर ही साबित होने वाली हैं। हम बुरी तरह से खौफ से भरे एक जगह खड़े रहे। वो जीव लगातार हमारी तरफ नज़दीक और नज़दीक चले आ रहे थे। हमारी मौत अब पूरी तरह से निश्चित हो चुकी थी, और वो भी एक भयानक मौत। एक तरफ मगरमच्छ था तो दूसरी तरफ सांप, और पता नहीं क्यों बाकी जीव पानी के नीचे लहरों में एक बार फिर से गायब हो गए थे।
मैं बस अब गोली चलाने के लिए तैयार था। तभी हैंस ने इशारे से मुझे ऐसा करने से मना किया। वो दोनों भयानक दैत्याकार जीव हमारे बेड़े से करीब 300 फीट की दूरी से गुजरे और एक दूसरे पर टूट पड़े। उन्होंने अपने गुस्से और आवेश में हमें देखा तक नहीं। दोनों के बीच अब युद्ध आरंभ हो चुका था। हम उन दोनों के हर एक वार को देख पा रहे थे। तभी मैंने देखा कि व्हेल, कछुआ और वो छिपकली भी उस भयानक युद्ध में कूद पड़े। मैंने हैंस को यह दिखाया और उससे इशारे में कुछ पूछा, लेकिन उसने ना में सिर हिला दिया। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? अंकल ने आंखों से दूरबीन हटाते हुए कहा, हैंस सही कह रहा है हैरी, लेकिन ये कैसे हो सकता है अंकल? हो सकता नहीं है हैरी, ऐसा हो रहा है और हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ध्यान से देखो, इस पहले वाले जीव का शरीर छिपकली जैसा है, मुंह व्हेल जैसा है और दांत मगरमच्छ जैसे हैं। इसी वजह से हम धोखा खा गए थे। ये एक बहुत ही प्राचीन और रेयर स्पीसीज है जिसे हम मछकली कहते हैं, और दूसरा जो है वो भी एक रेयर स्पीशीज से ही है जो कछुए की खाल से ढका हुआ सांप है। इसका नाम है कंछाप। अंकल की ये बात एकदम सही थी। सिर्फ 2 विशालकाय भयानक जीवों ने ही समुद्र में वो सारी उथल पुथल मचा रखी थी। मछकली की जो बड़ी बड़ी लाल आंखें थीं वो इंसानी सिर के बराबर के आकार की थीं। प्रकृति ने उन आंखों को ऐसा बनाया था जो पानी के नीचे पड़ने वाले चरम दबाव को भी झेल सकें। कुछ लोग उसे समुद्र का राजा भी कहते थे, जो उसकी फुर्ती को देखकर ठीक ही लग रहा था। एक बार जब उसकी पूंछ पानी से बाहर आई तब मुझे उसके पूरे आकार का अंदाजा हुआ, जो करीब करीब 100 फीट तो रहा ही होगा। उसके भयानक और मजबूत जबड़े कम से कम 182 खूंखार और धारदार दांतों से भरे हुए थे। दूसरी तरफ कंछाप भी कम नहीं था। उसका बेलन के आकार का लंबा और पतला शरीर बड़ी सी पूंछ के साथ लहरा रहा था। उस पर नुकीले फिन्स लगे हुए थे। उसका पूरा शरीर कवच से ढका हुआ था और उसकी लंबी और लचीली गर्दन पानी से 30 फीट बाहर निकली हुई थी। दोनों ही जीव एक दूसरे पर बड़े गुस्से से हमला कर रहे थे। ऐसा भयानक युद्ध मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनकी उथल पुथल के कारण उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों में हमारा छोटा सा वो बेड़ा हिचकोले खाता हुआ डगमगा रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने आप को पानी में गिरने से बचाए हुए थे। खतरनाक फुंकारें ग्रेनाइट की छत को दहला रही थीं। दोनों लड़ाके एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। उनके शरीर आपस में ऐसे उलझे हुए थे कि एक दूसरे को अलग करके पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये युद्ध हमेशा तो चलने वाला था नहीं, किसी एक को तो जीतना ही था। 3 घंटे बिना किसी नतीजे के यूं ही गुजर गए। लड़ाई उसी घातक दृढ़ता के साथ चलती रही। दोनों विरोधी कभी हमारे बेड़े के बहुत पास आ जाते तो कभी उससे दूर चले जाते। एक बार तो हमें ऐसा लगा जैसे वो हमें छोड़कर बहुत दूर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो हमारे करीब ही थे। हम बेड़े पर अपने हथियारों के साथ गोलियां चलाने को तैयार बैठे थे। हालांकि उनके ऊपर हमारी गोलियों का कितना असर होता ये तो हमें नहीं पता, लेकिन बिना लड़े हार मानने वालों में से हम नहीं थे। तभी अचानक दोनों जीव अपने पीछे एक बड़ा सा भंवर बनाते हुए पानी के अंदर गायब हो गए। हम भी उस भंवर में फंसते फंसते बचे। कई मिनट बीत गए, लेकिन उसके बाद कुछ दिखाई नहीं दिया। तो क्या इस लड़ाई का फैसला अब समुद्र की गहराइयों में होने वाला था, और क्या हम अब उसे नहीं देख पाएंगे? अभी फिलहाल कुछ भी कहना असंभव था। फिर कुछ देर बाद अचानक थोड़ी दूरी पर कंछाप का सिर फिर से पानी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसकी गर्दन पर जानलेवा चोटें आई हुई थीं। शरीर का कोई अता पता नहीं था, बस उसकी लंबी गर्दन आपस में गुथी हुई दिख रही थी। फिर वो गर्दन किसी चाबुक की तरह पानी की सतह से टकराई और छटपटाने लगी। पानी की बौछारें दूर दूर तक उड़ने लगीं। बहुत सारा पानी हमारे बेड़े पर भी आया, जिसने कुछ देर तक हमें अंधा जैसा कर दिया। जैसे जैसे उस जानवर का अंत करीब आ रहा था, उसकी छटपटाहट कम होती जा रही थी, और फिर आखिरकार वो शानदार और भयानक जीव पूरी तरह से शांत हो गया। अब पानी की सतह पर उसका शरीर एकदम शिथिल पड़ा हुआ था। लेकिन क्या मछकली अपनी गुफा में लौट गई थी, या फिर अब बाहर आकर हमें अपना निशाना बनाने वाली थी? इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाया, लेकिन ये तय था कि हमें थोड़ी और सांसें मिल गई थीं। अध्याय 31। बुधवार 19 अगस्त। खुशकिस्मती से तेज चलती हुई हवा हमें उस लड़ाई के मैदान से दूर ले आई थी। हैंस हमेशा की तरह शांति से चप्पू थामे बैठा हुआ था। अंकल फिर से पहले की तरह ही बेचैन नजर आ रहे थे। एक बार फिर से हमारी यात्रा में थोड़ी एक रूपता और नीरसता आ गई थी,
लेकिन मैं उसमें कल जैसा वो भयानक रोमांच कतई नहीं चाहता था। गुरुवार 20 अगस्त। हवा अब थोड़ी अनियमित हो गई है, उसकी स्पीड भी बढ़ गई है, गर्मी ज़्यादा हो गई है। फिलहाल हम 10.5 मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। करीब 12 बजे काफ़ी तेज़ बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने इस घटना को भी अपनी कॉपी में नोट कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र कहीं चट्टानों से टकरा रहा हो। अंकल ने उत्सुकता से कहा, ओह, लगता है कहीं दूर कोई चट्टान या ज़मीन है जिस पर ये तूफ़ानी हवाएं समुद्री लहरों को पटक रही हैं और उसी से ये आवाज़ पैदा हो रही है। हैंस ने मस्तूल पर चढ़कर चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दूर दूर तक समुद्र ही नज़र आ रहा था। मैं भी आंखें फाड़कर धुंध के पार देखने की कोशिश करने लगा, क्योंकि ये बात तो पक्की थी कि कुछ ही दूरी पर कुछ बहुत ही असाधारण चीज़ है ज़रूर, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे वो आवाज़ तेज़ होती जा रही थी। मैंने होराइज़न यानी क्षितिज की तरफ भी देखा, उसमें भी कोई बदलाव नहीं था। तो क्या ये आवाज़ किसी झरने से आ रही थी? अगर वाकई ऐसा था तो इसका मतलब ये था कि समुद्र नीचे की तरफ गिर रहा था और इसलिए उसमें भी हलचल होनी चाहिए थी, लेकिन समुद्र भी पूरी तरह से स्थिर था। 4 बजे के करीब हैंस दोबारा मस्तूल पर चढ़ा और फिर से दूर तक देखने लगा। वो पूरे समुद्र का अच्छी तरह से जायजा ले रहा था। फिर उसकी नज़रें एक जगह पर रुक गईं। उसके चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता दोनों साफ साफ नजर आ रही थीं। अंकल खुशी से बोले, आहा, लगता है उसे कुछ दिखाई दिया है। हैंस नीचे उतरकर हमारे पास खड़ा हो गया और उसने अपना दाहिना हाथ उठाकर दक्षिण की तरफ इशारा किया। अंकल ने फुर्ती से अपनी दूरबीन आंखों से लगाई और उस दिशा में देखने लगे। पूरे 1 मिनट तक वो उधर देखते रहे। वो 1 मिनट मुझे सदियों जैसा लग रहा था। मैंने पूछा, क्या है वहां पर अंकल? अंकल चिल्लाए, हाँ है, उधर ही है। अरे लेकिन है क्या? पानी के अंदर से फुहारें निकल रही हैं। इसका मतलब एक और समुद्री दैत्य? मैंने थोड़ा चौकन्ना होते हुए कहा। हाँ, हो तो सकता है, अंकल बोले। तब तो हम पश्चिम की तरफ चलते हैं। ये जीव कितने भयानक है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। हाँ, ठीक कहते हो बच्चे। मैं हैंस की तरफ मुड़ा, जो अपने पुराने अंदाज में चप्पू लिए बैठा था। एक ऐसा जीव जिससे निकलने वाली पानी की फुहारें करीब 40 मील दूर से भी दिखाई दे रही थीं। उसके आकार का अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल नहीं था। तो अब अक्लमंदी इसी में थी कि उनसे बचकर भाग निकला जाए। लेकिन मैं अपने अंकल जी का क्या करूं? उन्होंने कहा कि हम यहाँ भागने के लिए नहीं आए हैं, और इसलिए हम उसी दिशा में आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम करीब पहुंच रहे थे, पानी की फुहारें साफ दिखाई देने लगीं। रात 8 बजे के करीब हम उस जीव से बस 6 मील की दूरी पर थे। उसका विशालकाय शरीर किसी आइलैंड की तरह पानी से बाहर निकला हुआ दिख रहा था। मैंने नाविकों की ऐसी कई कहानियां सुनी थीं जिनमें वो व्हेल के विशाल शरीर को जमीन समझकर उस पर आराम करने के लिए उतर गए थे। तो क्या हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था, या फिर ये हमारा कोई भ्रम या डर था? आखिर ये किस तरह का जीव था? उसका आकार कई हजार फीट रहा होगा और ये एकदम स्थिर भी था। शायद सोया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र उसे उठा नहीं पा रहा है। लहरें उसके शरीर से टकराकर टूट रही थीं, जिनसे जोरदार आवाज़ पूरे वातावरण में फैल रही थी। उसकी छोड़ी गई पानी की फुहारें 500 फीट तक ऊपर उठ रही थीं और हम, यानी पागलों की मंडली, उसकी तरफ बढ़े जा रहे थे। मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। मैंने आगे जाने से मना किया, अपने पैर पटके, बेड़े को रोकने के लिए उसकी पाल तक काटने की कोशिश की। जब ये चीज़ें काम नहीं आई तो मैंने अपने अंकल को खूब कोसा, उन्हें पागल, बेवकूफ़, मूर्ख और न जाने क्या क्या कहा, लेकिन वो बस चुपचाप सुनते रहे। अचानक हैंस ने एक बार फिर अपनी उंगली उस भयानक जीव की तरफ घुमाई और बोला, ज़मीन। मैंने उसकी इस बात को धोखा देने की एक चाल समझा। मैंने गुस्से से कहा, ये क्या बकवास है हैंस, कहाँ है ज़मीन? जवाब अंकल ने दिया, अरे तुम्हारे सामने ही तो है, आपको ये ज़मीन लगती है? ये कोई बहुत बड़ा जानवर है अंकल। अगर ऐसा नहीं होता तो ये पानी की फुहारें कहाँ से आ रही होती? इस बार हैंस ने जवाब दिया, ये गर्म पानी के स्रोत हैं। आइसलैंड का मुख्य आकर्षण ये गर्म पानी के सोते ही तो हैं। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि हम किसी समुद्री जीव और ज़मीन में फ़र्क ना कर पाएं? लेकिन काफ़ी माथापच्ची के बाद आखिर मुझे हार माननी पड़ी, क्योंकि वाकई मैं गलत था। जैसे जैसे हम उस जगह के करीब पहुंचते गए, हमें उन फुहारों की विशालता का आभास होने लगा। ये पूरा आइलैंड गर्म पानी की फुहारों से भरा हुआ था। थोड़ी थोड़ी देर में
कहीं से एक जोरदार आवाज के साथ अचानक पानी की फुहार फूट पड़ती और दूर आसमान की तरफ चल देती। कुछ देर की चुप्पी के बाद अंकल ने कहा, चलो किनारे पर चलते हैं। हमें लहरों से बचते हुए सावधानी से आगे बढ़ना था और ये काम हैंस ने बड़ी ही आसानी और कुशलता से पूरा कर लिया। सबसे पहले चट्टान पर मैंने कदम रखा। मेरे पीछे अंकल और हैंस आए। ये ग्रेनाइट और सिलिकॉन की एक सतह थी। लगातार फूट रहे पानी के स्रोतों के कारण जमीन गर्म थी और दहल रही थी। जल्द ही हम गर्म पानी छोड़ने वाली उस घाटी के पास पहुंच गए। मैंने अपना थर्मामीटर निकाला और पानी में डाल दिया। उसका टेम्परेचर था 163 डिग्री। यकीनन ये पानी किसी बहुत ही गर्म जगह से आ रहा था। अब तो मैं यकीन से ये कह सकता था कि अभी तक की हमारी यात्रा चाहे ठीक ठाक रही हो, जो कि हमारी खुशकिस्मती थी, लेकिन बहुत ही जल्दी हम ऐसी जगह पर पहुंचने वाले हैं जहां गर्मी अपने चरम पर होगी और थर्मामीटर की पहुंच से भी बाहर होगी। अंकल हार्डविग जल्दी जल्दी वहां की सारी चीज़ों की गहन जांच पड़ताल में लगे थे। उस आइलैंड का नाम मेरे नाम पर रखने के बाद अंकल ने हमें आगे बढ़ने का इशारा किया। तब तक हैंस ने बेड़े की थोड़ी बहुत मरम्मत भी कर ली थी और हम एक बार फिर से आगे बढ़ गए। मैंने भी दूरी की कैलकुलेशन करके उसे नोट कर लिया था। अब तक हम पोर्ट ग्रेनी से 800 मील दूर आ चुके थे और आइसलैंड से 1850 मील दूर इंग्लैंड के नीचे खड़े हुए थे। अध्याय 32। शुक्रवार 21 अगस्त। गर्म पानी के फव्वारे दिखाई देने बंद हो गए हैं। मंद मंद हवा बह रही है और हम हैरी आइलैंड से आगे निकल चुके हैं। अब तो उन फव्वारों की आवाज़ें भी नहीं सुनाई दे रही हैं। अब इसके आगे मौसम अचानक से बदलना शुरू हो गया था। पूरा वातावरण समुद्र के नमकीन पानी की भाप से भर गया था, जो अपने साथ बिजली भी लेकर आया था। काले घने बादल धीरे धीरे समुद्र की तरफ बढ़ रहे थे। बिजली की तरंगें कड़कड़ा रही थीं, जो इस बात का संकेत थीं कि जल्दी ही उस जगह पर कोई नया तमाशा शुरू होने वाला है। लगता था इस बार ये भयानक जीवों की उस लड़ाई से भी ज्यादा भयानक कुछ होने वाला था। करीब 10 बजे तक तूफान के पूरे आसार नजर आने लगे थे। हर तरफ बड़े तूफान से पहले की शांति छा गई थी। मैंने कहा, अंकल लगता है मौसम ज्यादा ही खराब होने वाला है। अंकल ने मेरी बात सुनकर बस कंधे उचका दिए, बोले कुछ नहीं। एक अजीब सी खामोशी हमारे चारों तरफ फैली हुई थी। हवा पूरी तरह से रुकी हुई थी। लगता था प्रकृति ने भी अपनी सांसें थाम ली हैं। हमारा बेड़ा स्थिर बना हुआ था। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे थे तो हमें अपनी पाल गिरा लेनी चाहिए थी, वरना बिना चेतावनी तूफान आने पर यही हमारे सर्वनाश का कारण बन सकती थी। इसीलिए मैंने कहा, अंकल पाल गिरा देते हैं। इस समय ऐसा ही करना अक्लमंदी होगी। अंकल ने गुस्से से कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, 100 बार नहीं। हवा को दिखाने दो अपनी ताकत। हो सकता है ये हमारे बेड़े के टुकड़े कर दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि शायद ये तूफान हमें ज़मीन पर फेंक दे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम पाल नीचे नहीं करेंगे। और फिर जल्दी ही समुद्र के एक कोने से शुरू होकर तूफान हर दिशा में फैल गया। किसी शैतान की तरह दहाड़ते हुए उसने हमें चारों तरफ से घेर लिया। बस एक ही चीज़ हमें दिखाई दे रही थी, घुप अंधेरा। तेज हवाएं हमारे बेड़े को उठा उठाकर मानो पटक रही थीं। हम बड़ी बड़ी विशाल लहरों में गोते खा रहे थे। अंकल बेड़े को जोर से पकड़े हुए थे। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को उन तक ले जा सका। वो रस्सी का एक सिरा थामे प्रकृति की बेकाबू शक्तियों को देख रहे थे। हैंस ने अपनी उंगली तक नहीं हिलाई थी। मस्तूल अपनी जगह पर टिका हुआ था। बेड़े की पाल किसी साबुन के बुलबुले की तरह फूल गई थी और किसी भी समय फट सकती थी। हमारा बेड़ा अनुमान से भी कहीं तेज गति से भागा जा रहा था। क्षितिज पर बारिश किसी झरने की तरह बरस रही थी और हम पागलों की तरह उसी तरफ बढ़े चले जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचते, समुद्र ने और भी विकराल रूप धारण कर लिया और ऊपर किसी केमिकल रिएक्शन के कारण जोरदार बिजली कड़कने लगी और बादलों का झुंड 2 भागों में बट गया। बिजली की वैसी भयानक चकाचौंध और गड़गड़ाहट मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हर तरफ जैसे बिजली कौंध रही थी और उनके बीच से रास्ता बनाते हुए तूफान चला आ रहा था। भाप का गुबार बिजली से चमकने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से आग बरस रही हो। दूसरी तरफ समुद्री लहरें भी विकराल रूप धारण किए उस आग से टक्कर ले रही थीं। ये आसमानी बिजली हमारे लोहे के जूतों और हथियारों की तरफ भी अट्रैक्ट हो रही थी। भयानक शोर ने हमें करीब करीब बहरा ही कर दिया था। मैंने बेड़े के मस्तूल को कसकर पकड़ रखा था, जो इन तूफानी हवाओं में लगातार एक तरफ झुका जा रहा था। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा भयानक तूफान आज तक किसी नाविक ने नहीं देखा होगा। अब यहाँ से
हमारी यात्रा का विवरण अधूरा, अस्पष्ट और अनिश्चित हो जाता है। उस समय मैं किसी तरह बस एक आध उपकरणों का ही अध्ययन कर पा रहा था और उन्हें लिख रहा था, लेकिन यह अधूरापन मेरे भावों का सटीक वर्णन कर रहा है। रविवार 23 अगस्त। हम कहाँ थे, किस इलाके में भटक रहे थे, हम नहीं जानते। अभी भी हमारा बेड़ा बहुत तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा था। वैसी डरावनी रात का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। तूफान कम होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। हम एक ऐसे शोर के बीच में थे जिसका कोई नाम नहीं था। लगातार जैसे चारों तरफ से गोले दागे जा रहे थे। हमारे कान बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। हम एक दूसरे की आवाज़ तक नहीं सुन पा रहे थे। एक पल के लिए भी बिजली का चमकना थम नहीं रहा था। मैं लगातार बिजली की आड़ी तिरछी लकीरों को इधर उधर फैलते देख पा रहा था। पूरा आकाश ही जैसे आग की लकीरों से भर गया था। अगर दुनिया का सारा गोला बारूद भी एक साथ फट पड़े तब भी शायद उतना जोरदार शोर नहीं पैदा कर सकेगा। पता नहीं हम कहाँ जा रहे थे। अंकल बस बेड़े को कसकर पकड़े हुए लेटे हुए थे। अब तो उन्होंने घड़ी देखना भी बंद कर दिया था। गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने थर्मामीटर देखा। उस जगह का तापमान आश्चर्यजनक रूप से पता नहीं कितने डिग्री बता रहा था। मैं उसे भूल चुका हूँ क्योंकि वो मेरी डायरी में नोट नहीं है। सोमवार 24 अगस्त। क्या ये तूफान कभी नहीं थमेगा? क्या मैं फिर कभी पहले जैसा सामान्य मौसम नहीं देख पाऊंगा? अब तक हम थक कर चूर हो चुके थे। हैंस हमेशा की तरह नॉर्मल दिख रहा था। हमारा बेड़ा दक्षिण पूर्व की तरफ बढ़ रहा था और हम नए खोजे हुए हैरी आइलैंड से 600 मील दूर आ चुके थे। 12 बजे तूफान और भी विकराल हो गया। ये तो अच्छा था कि हमने अपना सामान ठीक तरह से बेड़े से बांध रखा था, वरना तो अब तक सब कुछ बह चुका होता। लहरें बार बार हमारे ऊपर से निकल रही थीं और हम पानी के अंदर बाहर गोते लगा रहे थे। 3 दिन और 3 रातों तक लगातार हम उस भयानक मौसम का सामना करते रहे। हम कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलते थे, होंठ हिलाते थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाती थी। मुंह को कानों से सटा देने के बाद भी नतीजा वही रहता था, क्योंकि हवा इतनी तेज थी कि वो आवाज़ को उड़ा ले जाती थी। अंकल ने भी मेरे कानों के पास आकर बोलने की कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो शायद ये कहना चाहते थे कि हम भटक चुके हैं। मैंने अपनी डायरी निकाली और बड़ी मुश्किल से उस पर ये शब्द लिखे, पाल गिरा दें क्या? अंकल ने उसे देखकर एक गहरी सांस ली और हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन इससे पहले कि हम पाल को गिराने का काम असल में करते, हमारे उस बदकिस्मत बेड़े पर आग का एक गोला सा आकर टकराया। पाल और मस्तूल बेड़े से उखड़कर किसी कटी पतंग की तरह हवा में दूर उड़ गए। हम डर के मारे जड़ से हो गए। हवा उस आग के गोले को इधर उधर उड़ाई जा रही थी। कभी कभी तो ये हमारे सिरों के एकदम नज़दीक से निकल जाता। एक बार तो ऐसा लगा जैसे ये हमारे राशन पर गिरने ही वाला है। आखिरकार उसने अपना टारगेट साधा और हमारे हथियारों के जखीरे पर उतर गया। ये एक बहुत ही भयंकर स्थिति थी। अब तो एक खतरनाक विस्फोट होना तय था, लेकिन पता नहीं क्यों ईश्वर की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो आग का गोला हथियारों पर गिरने से जस्ट पहले दूसरी तरफ मुड़कर हैंस की तरफ चला गया। हैंस स्थिर बैठा उसे घूरता रहा। फिर वो गोला अंकल की तरफ घूम गया, जिन्होंने घुटनों पर झुककर अपने आप को उससे बचा लिया। अब वो गोला मेरी तरफ आया और मेरे पैरों के पास चक्कर लगाने लगा। मैंने अपने पैरों को हटाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें हिला भी नहीं पाया। नाइट्रस गैस की महक पूरे माहौल में फैल गई थी और मेरा दम घुटने लगा था। लेकिन मैं अपने पैर क्यों नहीं हिला पा रहा था? क्या वो बेड़े से चिपक गए थे? असल में बिजली गिरने के कारण बेड़े पर जितनी भी चीज़ें मौजूद थीं, उनके अंदर मैग्नेटिक पावर आ गई थी। सभी हथियार, औजार और यंत्र एक दूसरे से चिपके जा रहे थे। मेरे जूतों में लगी हुई लोहे की कीलें भी बेड़े में लगे हुए लोहे से चिपक गई थीं और इसीलिए मैं अपने पैर नहीं हिला पा रहा था। आखिरकार मैं जैसे तैसे करके अपना पूरा जोर लगाकर ठीक उसी समय अपने आप को आग के उस गोले से बचा पाया जब वो मुझे एकदम अपने साथ ले जाने वाला था। अगर समय रहते मैं ऐसा ना कर पाया होता तो आज मैं आपको ये कहानी नहीं सुना रहा होता। अंत में आग का वो गोला हमारे बेड़े के ऊपर ही फट पड़ा और हम सब बरसती हुई आग से घिर गए। जब ये आग की बारिश शांत हुई तब एक बार फिर से हम अंधेरे में समा चुके थे। अंकल बेड़े को कसकर थामे लेटे हुए थे और हैंस चप्पू पकड़े बैठा था। मैंने सवाल किया, आखिर हम कहाँ हैं? और उत्तर में मुझे बस अपनी आवाज़ की गूंज सुनाई दी, आखिर हम कहाँ हैं? मंगलवार 25 अगस्त। मैं बेहोशी से बाहर आ गया हूँ।
तूफान अभी भी जारी है। आसमान में बिजली की तरंगें किसी गुस्सैल सांप की तरह से लहरा रही हैं। क्या हम अभी भी समुद्र में ही हैं? हाँ, हम समुद्र में ही थे और तेज गति से बढ़े जा रहे थे। इंग्लैंड के नीचे से होते हुए फ्रांस को पार करके शायद पूरे यूरोप से भी अब तक हम आगे निकल चुके थे। कहीं दूर से एक डरावना शोर सुनाई दे रहा था। यकीनन समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर बिखर रही थीं कि तभी। अध्याय 33। बस यहाँ पर मेरी डायरी में लिखा समुद्री यात्रा का विवरण समाप्त होता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी ये डायरी उस भयानक तूफान के बाद भी सुरक्षित बची रही। अब क्योंकि आगे का विवरण लिखा हुआ नहीं है तो मैं डायरी में से ना पढ़कर आपको पहले की तरह अपनी कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। उस भयानक झटके और हमारे बेड़े के चट्टानों से टकराने के बाद क्या हुआ ये बता पाना मेरे लिए मुश्किल है। इस बात के लिए मैं पूरी तरह से हैंस का आभारी हूँ कि उसने मुझे समुद्र की लहरों में डूबकर मरने से बचा लिया था। उसने मुझे लहरों से निकालकर दूर किनारे की रेत पर लिटा दिया, जहाँ थोड़ी देर बाद वो अंकल को भी ले आया। उसके बाद वो फिर से उन खतरनाक चट्टानों की तरफ चला गया जहाँ भयानक लहरें मौत का तांडव कर रही थीं। उसका इरादा था कि हमारे बेड़े के बचे हुए हिस्से और सामान को सुरक्षित किनारे तक ले आए। वो हमेशा से ही पूरी अक्लमंदी से काम लेता था। उसे देखकर मैं काफ़ी भावुक हो रहा था, लेकिन थकान इतनी थी कि मैं कुछ कर नहीं सकता था। कई घंटों के आराम के बाद ही मेरी शक्ति वापस आ पाई थी। तब तक तूफान के आखिरी समय की ज़ोरदार बारिश हमें भिगोने की कोशिश करती रही और हम चट्टानों की आड़ में डूब के उससे बचने की कोशिश करते रहे। उसी आड़ में हैंस ने खाना भी बनाया, लेकिन मैं उसे खाने की बजाय सो गया। अगले दिन जब मैं सोकर उठा तब तक मौसम में जादुई परिवर्तन हो चुका था। मौसम अब एकदम खुशनुमा था। हवा और समुद्र पूरी तरह से शांत थे और तूफान के छोटे से छोटे निशान भी गायब हो गए थे। मुझे देखकर अंकल ने बड़े ही खुश स्वर में पूछा, और मेरे बच्चे ठीक से सोए ना? हाँ, सोया तो अच्छे से अंकल, लेकिन शरीर दर्द बहुत कर रहा है। अरे वो कोई खास बात नहीं है हैरी, वो तो बस पिछले दिनों की थकान के कारण ऐसा हो रहा है। जल्दी ही वो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं अंकल? अरे खुशी की ही बात है मेरे बच्चे। मैं अपनी जिंदगी में आज से ज्यादा खुश पहले कभी नहीं हुआ। आखिरकार जिस किनारे की हमें तलाश थी वो हमें मिल ही गया। मतलब हमारे सफर का अंत हो गया? मैंने खुशी और हैरानी से पूछा। अरे नहीं, अभी तो समुद्री सफर का अंत हुआ है। अब हम जमीन का सफर शुरू करेंगे और वहां से धरती के सेंटर तक जाने का रास्ता ढूंढेंगे। क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ अंकल? अरे एक क्या, 1 दर्जन पूछो। नहीं, बस एक ही पूछना है। हम वापस कैसे जाएंगे? वापस कैसे जाएंगे? ये क्या सवाल हुआ हैरी? अभी तो हम अपनी मंजिल पर पहुंचे भी नहीं हैं। हाँ, वो मुझे पता है अंकल, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि हम वापस धरती पर कैसे जाएंगे। अरे वो बड़ा आसान है हैरी। एक बार हम धरती के सेंटर तक पहुंच जाएं, फिर ऊपर जाने का कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे, वरना जिस रास्ते से आए थे उसी से वापस चलेंगे। वो रास्ता बंद थोड़ी हो जाएगा। वापसी में एक बार फिर उसी समुद्र से गुजरने का ख्याल करके मेरी रूह तक कांप गई। मैंने मरे से स्वर में कहा, उसके लिए बेड़े की मरम्मत भी तो करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, सब काम करेंगे, बेड़े की मरम्मत भी करेंगे। सबसे पहले वही काम करना है हमें। और फिर इतना राशन भी कहाँ है अब हमारे पास? अंकल जोर से हंसे और बोले, मैं पहले ही इस बात पर विचार कर चुका हूँ और सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है हमारे पास। हैंस बहुत ही होशियार है। उसने हमारा बहुत सारा सामान समुद्र से निकाल लिया है। लेकिन अच्छा होगा अगर तुम खुद चलकर वो सब देखो। इतना कहते हुए उन्होंने मुझे उस गुफा से चलने का इशारा किया। मेरा ख्याल था कि इतने बड़े तूफान से किसी भी सामान को बचाकर ला पाना शायद नामुमकिन होगा, लेकिन मैं गलत था। जब मैं किनारे पर पहुंचा तो मैंने हैंस को सामान के ढेर के बीच खड़ा पाया। जब मैं और अंकल आराम कर रहे थे तब हैंस ने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारा बहुत सारा सामान समुद्र से बाहर निकाल लिया था। हालांकि इस तरह की घटना के बाद थोड़ा नुकसान होना तो लाजमी था। हमारे हथियार नहीं बच पाए थे, लेकिन हम उनके बिना भी रह सकते थे। अंकल ने कहा, तो क्योंकि अब हमारे पास बंदूकें नहीं बची हैं तो हमें शिकार करने का ख्याल तो दिल से निकाल देना होगा। कुछ यंत्र हमारे पास बचे हुए हैं। एक तो ये मैनोमीटर है, इसके द्वारा मैं गहराई का पता कर सकता हूँ। ये हमें बता देगा जब हम धरती के सेंटर तक पहुँचेंगे। बस बाहर निकलने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दिशा सूचक तो शायद चला गया ना अंकल, उसके बिना हम क्या करेंगे? अंकल ने खुशी से झूमते हुए कहा,
अरे कहीं नहीं गया, ये रहा, एकदम सेफ है, देखो। घड़ी और थर्मामीटर भी बच गए हैं। हैंस बहुत ही काम का आदमी निकला। अब सबसे महत्वपूर्ण बात थी खाने की। और खाने के बारे में क्या करेंगे अंकल? चलो वो भी देख लो। हमारे खाने की सामग्री से भरे डब्बे एक लाइन में रखे हुए थे। उनको देखने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास अभी भी 4 महीने जितना खाना मौजूद था। अंकल खुशी से बोले जा रहे थे, ये 4 महीने जितना राशन है हैरी, इतने में तो हम सेंटर तक जाकर वापस घर भी पहुंच जाएंगे और मैं अपने साथियों को दावत भी दे दूंगा इसी खाने से। मैंने एक गहरी सांस ली। अंकल आगे कहते जा रहे थे, अभी सबसे पहले तो हमें पीने का साफ पानी इकट्ठा करना होगा। बारिश ने ग्रेनाइट के सारे गड्ढे पानी से भर दिए हैं, इसलिए उसकी हमें समस्या नहीं होगी। हैंस बेड़े की मरम्मत कर लेगा। हालांकि मेरे ख्याल से हमें अब उसकी कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है। लेकिन ऐसा क्यों अंकल? क्योंकि मुझे एक दूसरा उपाय सूझा है। हम उस रास्ते से वापस नहीं लौटेंगे जिससे यहाँ आए हैं। वो सब मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन चलो उससे पहले हम नाश्ता करते हैं। हैंस को कुछ और निर्देश देने के बाद हम दोनों गुफा में लौट आए। वहाँ पर हमने जमकर नाश्ता किया, क्योंकि 3 दिन तक तूफान को झेलने के बाद हमें बहुत ही कसकर भूख लगी हुई थी। पेट में खाना जाने पर दिमाग को भी थोड़ी शांति मिली। उसके बाद मैंने अंकल से पूछा, इस बारे में आपका क्या ख्याल है अंकल कि अभी हम किस जगह पर होंगे? देखो हैरी, ये बता पाना तो अभी थोड़ा मुश्किल है। मैं एकदम सटीक लोकेशन तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी कोशिश कर सकता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, हमने आखिरी बार अपनी लोकेशन हैरी आइलैंड पर देखी थी। वहाँ पर हम आइसलैंड से 600 मील दूर थे। उसके बाद 4 दिन का तूफान था, जिसमें हम करीब 240 मील प्रतिदिन की स्पीड से चल रहे थे। तो हम अपनी उस दूरी में 900 मील और जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये भूगर्भीय सागर 600 मील चौड़ा है। हमने मेडिटरेनियन सागर से भी बड़ा समुद्र खोज निकाला है। ये 600 मील चौड़ा है और 100 मीटर करीब लंबा है। मैंने जल्दी जल्दी अपने मन में कुछ कैलकुलेशंस की और फिर कहा, तो इसका मतलब इस वक्त हम ठीक मेडिटरेनियन के नीचे हैं और रेक्जाविक से करीब 2500 मील दूर। अंकल ने थोड़ी हैरानी से कहा, देखो ये बात तो सही है कि हमने बहुत लंबा सफ़र किया है, लेकिन हमारी दिशा जाने बिना तुम ये कैसे कह सकते हो कि इस वक्त हम मेडिटरेनियन के नीचे हैं? हम टर्की के नीचे भी तो हो सकते हैं, या फिर अटलांटिक सी के नीचे, या फिर अटलांटिक ओशन के नीचे। नहीं अंकल, मुझे नहीं लगता कि हम अपनी दिशा से ज़्यादा कुछ भटके हैं। हवा लगातार एक ही दिशा में बह रही थी। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो हम पोर्ट ग्रेनी से दक्षिण पूर्व में ही हैं। हो सकता है तुम्हारी बात ठीक हो हैरी। चलो दिशा सूचक से इस बात को कन्फर्म करते हैं। अंकल तेजी से उधर चल दिए जिधर हैंस ने हमारे सारे उपकरण संभाल कर रखे थे। वो काफ़ी खुश थे और उनके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। मैं भी उनके पीछे था, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि मेरी कैलकुलेशन कितनी सही है। अंकल ने फटाफट दिशा सूचक उठाया, उसे ज़मीन पर रखा और उत्सुकता से उसकी सुई को देखने लगे। उसकी सुई कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद एक जगह पर स्थिर हो गई। अंकल की आंखें उसके ऊपर जमी हुई थीं। फिर अचानक उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। उन्होंने एक बार अपनी आंखें मली और दोबारा से उस सुई को देखा। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। क्या हुआ अंकल? मैंने पूछा। अंकल के मुंह से एक भी शब्द निकल नहीं पाया। उन्होंने बस उस यंत्र की तरफ इशारा कर दिया। मैंने उसे देखा और फिर मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। दिशा सूचक की सुई उत्तर की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि उसे दक्षिण की तरफ होना चाहिए था। वो समुद्र की बजाय किनारे की तरफ घूमी हुई थी। मैंने उसे हिलाया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये हमारी समझ से बाहर था। हम सुई को चाहे जिस दिशा में भी रख रहे थे, वो लौटकर वापस उसी जगह पर आ जाती थी। यानी हम सिर्फ एक कड़वी सच्चाई से भागने की कोशिश कर रहे थे। अब इस बात में कोई संदेह बाकी नहीं रह गया था कि उस भयानक तूफान के दौरान कभी हवा की दिशा पलटी थी जिसे हम समझ नहीं सके, और उसने हमें दोबारा उसी आइलैंड पर लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से हम कई दिन पहले निकले थे। अध्याय 34। समुद्र की थका देने वाली और खतरों से भरी हमारी इतने दिनों की यात्रा पूरी तरह से बेकार हो गई थी। अब हमें दोबारा से सब कुछ शुरू करना था। इतने दिनों तक आगे बढ़ने की बजाय हम असल में पीछे की तरफ चल रहे थे। बेड़े पर बिताया हर एक सेकंड समय की बर्बादी साबित हुआ था। अंकल के चेहरे पर संदेह, गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव थे, जिनको देखकर अब मुझे थोड़ा डर भी लगने लगा था। उन्होंने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, इसका मतलब
किस्मत मेरे साथ खेल खेल रही है। वो मेरी परीक्षा लेने पर तुली हुई है। आग, पानी, हवा सब कुछ मिलकर मुझे फेल करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। देखता हूँ आखिर इंसान और नेचर की इस जंग में कौन जीतता है आखिर। एक चट्टान के पास खड़े होकर मेरे अंकल प्रोफेसर हार्डविग मानो अपनी किस्मत को धमकियां दे रहे थे। अब समय आ गया था कि मैं बीच में अपनी टांग अड़ाऊं और इस बेवकूफ़ी भरी जिद से उनको रोकूं। मैंने उनके कंधे हिलाए और कहा, अंकल मेरी बात सुनिए। महत्वाकांक्षाओं की भी कोई लिमिट होती है। जो चीज़ असंभव है उसे पाने की कोशिश करना बेकार है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आप मेरी दलील को सुनिए। हम समुद्री सफ़र के लिए फिर से तैयार नहीं हैं। कबाड़ से बने इस बेड़े पर 1500 मील का सफ़र करना और वैसे भयंकर तूफानों से जूझना पागलपन की बात होगी। हम अपने इस बेड़े को कंट्रोल तक नहीं कर सकते। हम पूरी तरह से सिर्फ हवाओं के रहमो करम पर होंगे। दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी करना अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। मैं ऐसी ही बहुत सारी दलीलें और तर्क पेश करता रहा और 10 मिनट तक लगातार बोलता रहा। तब मुझे एहसास हुआ कि अंकल तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। उन्होंने मुझसे बस एक वाक्य कहा, चलो बेड़े की तरफ चलते हैं। इतनी देर तक मेरे बक बक करने का ये नतीजा निकला था। मैंने फिर से कोशिश की, उन्हें हर तरह से समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन सब कुछ ऐसा साबित हुआ जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। दूसरी तरफ हैंस हमारी इस चर्चा से दूर बेड़े की मरम्मत में जुटा हुआ था। उसे शायद अंकल के इरादों का अनुमान था, इसलिए उसने कई बड़े और मजबूत रस्सों की मदद से बेड़े को दोबारा समुद्र के सफ़र के लायक बना दिया था। उस पर मस्तूल और पाल भी लगा दिए थे और अब वो पाल हवा में फड़फड़ा रही थी। प्रोफेसर ने थोड़ी देर तक हैंस से बात की, जिसके बाद उसने हमारा सामान बेड़े पर चढ़ाना शुरू कर दिया। मौसम अभी भी सुहाना बना हुआ था और हल्की हल्की हवा बह रही थी। कुछ दिनों तक मौसम के खुशगवार रहने के ही संकेत मिल रहे थे। अब मेरे पास भला और क्या चारा था। इन दोनों पागल लोगों को उनके लक्ष्य से डिगाने की शक्ति शायद मेरे अंदर नहीं थी। उदासी और दुख के साथ मैं बेड़े पर चढ़ने ही वाला था कि अंकल ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, अरे इतनी जल्दी भी नहीं है। हम कल सफ़र शुरू करेंगे और हाँ, इस बार हम पूरी सावधानी बरतेंगे। अब जब किस्मत ने मुझे दोबारा इस किनारे पर पहुंचा दिया है तो मैं इसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल किए बिना आगे नहीं जाऊंगा। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बेशक हम उसी द्वीप पर तो लौट आए थे जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन ये वो किनारा नहीं था जहाँ से हम चले थे। ये उसका कोई दूसरा किनारा था जो हमारे लिए एकदम अनजान था। हमारे अंदाजे के हिसाब से पोर्ट ग्रेनी उस जगह के पश्चिम में होना चाहिए था। इसलिए इस जगह जहाँ हम यूं अचानक पहुँच गए थे उसका अच्छी तरह से निरीक्षण करना तो बनता ही था। ठीक है, चलिए कुछ नया खोजते हैं, मैंने एक गहरी सांस लेकर अंकल से कहा। हैंस को वहीं छोड़कर हम आइलैंड पर अंदर की तरफ चल पड़े। करीब आधा घंटा चलने के बाद हम चट्टानों से उतरकर रेत पर पहुंच गए। वहां जगह जगह पर कछुए जाति के कई जीवों के खोल पड़े थे जो कम से कम 15 फीट के रहे होंगे। इसके अलावा छोटे छोटे समुद्री पत्थरों की परतों से भी ये जगह भरी पड़ी थी। इनको देखकर मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद कभी ये जगह पूरी तरह से समुद्र के भीतर रही होगी और अब किसी उथल पुथल के कारण ऊपर उठ गई होगी। अब मुझे इस समुद्र की उत्पत्ति का रहस्य भी समझ में आ गया था। ये अथाह पानी सतह पर मौजूद सागर से रिस रिस कर इस जगह पर पहुंचा होगा और करोड़ों सालों में इकट्ठा हुआ होगा। उसके बाद वही पानी वेपराइज होकर ऊपर बादलों की शक्ल में मौजूद होगा। मुझे अपनी ये थ्योरी काफ़ी हद तक सही लगी। अब तक हम मिट्टी पर पहुंच गए थे। अंकल हर एक पत्थर की बारीकी से जांच कर रहे थे। जहां कहीं उन्हें कोई गड्ढा दिखता वो तुरंत ही उसकी गहराई नापने लगते। करीब 1 मील चलने के बाद उस जगह पर फिर से एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया। उस जगह की सतह अचानक ऊपर को उठ गई। हम जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़े तो हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने दूर दूर तक हड्डियों का मैदान फैला हुआ था। ये किसी कब्रिस्तान की तरह दिख रहा था जिसमें कई पीढ़ियों को दफनाया गया हो। जहां तक नजर जाती सिर्फ हड्डियों के ढेर ही पड़े हुए थे। 3 वर्ग मील का ये इलाका ऐसे जीवों के कंकालों से भरा पड़ा था जिन्हें शायद धरती पर रहने वाले इंसानों ने कभी देखा ही नहीं था। हम भौचक्के से आगे बढ़ते रहे। हमारे पैरों के नीचे कुचली जा रही हड्डियों की चटाक की आवाज़ें हमें सुनाई दे रही थीं। वो हड्डियाँ जिनके लिए कोई भी म्यूजियम लाखों डॉलर देने को तैयार हो जाता। अंकल कुछ देर तक उन्हें बड़े गौर से देखते रहे। वो अपनी इस खोज पर बड़े ही गौरव का अनुभव कर रहे थे,
लेकिन उससे भी अधिक हैरानी वाली बात तब हुई जब उन्होंने एक खोपड़ी का कंकाल उठाकर मुझे थमा दिया और बोले, हैरी, ये इंसानी खोपड़ी है। अध्याय 35। उस भूली बिसरी दुनिया के कब्रिस्तान में ये अकेला कंकाल नहीं था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए हमें और भी इंसानी हड्डियां मिलती रहीं। अंकल कुछ सैंपल्स भी इकट्ठा करते रहे जो ऊपर पहुंचकर हमारे रिसर्च के काम आने वाले थे। असल में ये बड़ा ही अजीब दृश्य था। इंसान और पशुओं के कंकाल का एक साथ इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जाना बड़ा ही हैरानी में डाल देने वाला था। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने और खड़ा था जिसके बारे में हम सोचना भी नहीं चाहते थे। क्या प्रकृति की किसी आपदा ने धरती के ऊपर रहने वाले जीवों को यहाँ नीचे दफना दिया था, या ये जीव इसी जगह के रहने वाले थे जो इस अद्भुत आकाश के नीचे धरती की गहराई के अंदर ही पैदा हुए, यहीं पर पले बढ़े और फिर एक दिन मर गए। अभी तक तो हमने सिर्फ पानी में रहने वाले जानवरों और मछलियों को ही जिंदा देखा था, लेकिन जिस सवाल ने हमें चिंता में डाल दिया था वो ये था कि क्या इस किनारे पर हमें कोई भटकते हुए इंसान भी मिलने वाले थे। इस सवाल ने मुझे डरा दिया। अगर यहाँ कोई इंसान रह रहे हैं तो वो ऊपर से आए हम जैसे इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों और संदेहों के साथ हम 1 घंटे तक हड्डियों से भरे उस मैदान में चलते रहे। पता नहीं ये जगह कितने राज अपने अंदर दफनाए हुए थी। मैं किसी भी हैरत अंगेज घटना के लिए पूरी तरह से तैयार था। समुद्र का किनारा अब ओझल हो चुका था, लेकिन हम बिना किसी बात की परवाह किए बस आगे बढ़े जा रहे थे। यहाँ एक बात और बता दूं कि इस जगह पर एक अलौकिक सी रोशनी भी फैली हुई थी जिसने उस जगह की हर चीज़ को रोशन कर रखा था। हर चीज़ चमक रही थी। परछाई का अंधकार यहाँ नहीं था। ऐसा लगता था जैसे हम इक्वेटर के करीब भरी दोपहरी में खड़े हैं जब सूरज की रोशनी एकदम सीधी पड़ती है और परछाइयाँ गायब हो जाती हैं। करीब 1 मील चलने के बाद हम एक घने जंगल में पहुंचे। यहाँ पर आदिम युग के बड़े बड़े विशाल पेड़ खड़े थे। कई प्रजातियों के पेड़ पौधे तो ऐसे थे जिनके बारे में इंसानों को कोई नॉलेज ही नहीं थी। नीचे घास का कालीन जैसा बिछा हुआ था। एक चीज़ जो वहाँ सबसे ज़्यादा हैरानी में डाल रही थी वो थी वहाँ का रंग। सूरज के सतरंगी प्रकाश से दूर रहने के कारण हर चीज़ फीकी और रंगहीन थी। हर तरफ बस एक मटमैला सा रंग दिखाई दे रहा था। पत्तों की हरियाली, फूलों की रंगत और खुशबू सब कुछ गायब थे। जैसे बहुत दिनों तक सूरज की रोशनी में पड़े रहने से कागज़ का रंग उड़ जाता है, उसी तरह से हर चीज़ बदरंग हो गई थी। अंकल उन विशाल पेड़ों के नीचे चले जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे था। हमने वहाँ कुछ ऐसे पेड़ देखे जो जानवरों को खास करके पसंद आते हैं। खजूर के पेड़ के साथ बांस का पेड़ हमने देखा। ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और न्यूजीलैंड में मिलने वाले पेड़ पौधों को एक साथ आपस में घुले हुए हमने पाया। ये सारी चीज़ें इंसानी दिमाग को हिला देने की कुव्वत रखती थीं। अचानक मैंने देखा कि अंकल चुपचाप खड़े एक तरफ नज़रें गड़ाए हुए देख रहे थे। पेड़ों के झुरमुट में कुछ हलचल हो रही थी। क्या वहाँ पर कुछ था? वहाँ यकीनन कुछ था। विशालकाय जानवरों का एक झुंड। और विशालकाय जानवर भी कौन से? मैमथ। जीते जागते मैमथों का एक बड़ा झुंड वहाँ खड़ा हुआ था। ठीक वैसे ही मैमथ जिनके फॉसिल 1801 में ओहायो, उत्तर अमेरिका में मिले थे। उन विशालकाय जीवों की बड़ी बड़ी सूंडें पेड़ों से लिपटी हुई थीं और उन पेड़ों के उखड़ने की आवाज़ हमें साफ सुनाई दे रही थी। मैंने पत्तियों से भरी बहुत बड़ी शाखाओं को उन्हें चबाते हुए भी देखा। हम अकेले धरती की गहराई में उस समय उन जीवों की दया पर खड़े थे। अंकल स्तब्ध खड़े उन्हें निहारे जा रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, चलो उनको पास से देखते हैं। अरे नहीं अंकल, हम निहत्थे हैं। उन दैत्यों के बीच हम फंस जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अंकल, कितना भी बहादुर इंसान क्यों ना हो, ऐसे झुंड में जाने की हिम्मत कतई नहीं करेगा। अंकल ने अचानक अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, इंसान, तुम गलत हो हैरी। उधर देखो, वहाँ पर कोई है। हमारे जैसा ही कोई इंसान वहाँ पर है। मैंने उधर देखा और जो देखा वैसा कुछ आज भी यकीन के बिल्कुल परे है। हमसे बस आधे मील की दूरी पर एक बड़े पेड़ की डाल से झूलता हुआ एक आदमी मुझे दिखाई दिया। वो अपने मैमथों के उस झुंड की देखरेख कर रहा था और उसका साइज उन मैमथों से भी बड़ा था। वो कोई कंकाल नहीं था जिनका ढेर अभी कुछ देर पहले हमने देखा था। वो एक जीता जागता चलता फिरता इंसान था। उसकी लंबाई करीब 12 फीट रही होगी और उसका सिर
किसी भैंसे के सिर के आकार का था जो घुंघराले बालों से ढका हुआ था। उसने हाथ में एक डाल ले रखी थी जिससे वो अपने झुंड को हाँक रहा था। हम पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े रह गए। हमारी हैरानी का ठिकाना नहीं था। किसी भी पल उसकी नज़र हम पर पड़ सकती थी और मेरे ख्याल से हमें भाग लेना चाहिए था। मैंने अंकल को खींचते हुए कहा, अंकल चलिए। और ये पहली बार था जब उन्होंने मेरा विरोध नहीं किया। 15 मिनट भागने के बाद हम उनकी पहुंच से काफ़ी दूर आ निकले थे। आज भी जब कभी मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो इतने सालों बाद भी मुझे उस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। आखिर हमने जो देखा था वो वाकई में था या नहीं था? यकीनन वो था तो सही, लेकिन उस पर यकीन करना असंभव था। मुझे आज भी लगता है कि शायद हमारे कानों और आंखों ने हमें धोखा दिया होगा और असल में हमने वैसा कुछ नहीं देखा जो हम सोचते हैं कि हमने देखा था। लेकिन वो जो कुछ भी था आधुनिक विज्ञान की समझ से एकदम परे था और ये भी हकीकत है कि वो था। अध्याय 36। हम जंगल पीछे छोड़ चुके थे। हम दोनों में से कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। अभी तक हम उस दृश्य के प्रभाव से निकल नहीं पाए थे, बस लगातार दौड़ते जा रहे थे सीधे समुद्र की तरफ। उस समय मेरे मन में क्या विचार चल रहे थे ये तो मुझे अब याद नहीं है, लेकिन मैं अब हकीकत में वापस लौट चुका था और उसी समय सबसे पहले मेरा ध्यान हमारे नीचे की मिट्टी की तरफ गया। ये बिल्कुल ही नई तरह की मिट्टी थी। हाँ, हमारे आसपास की कुछ चट्टानें मुझे वैसी लग रही थीं जैसी मैंने पोर्ट ग्रेनी के पास देखी थी। मुझे लगा कि शायद अब हम उस जगह के काफ़ी करीब हैं जहाँ हम पहली बार इस आइलैंड पर रुके थे। मैंने अंकल को ये बात बताई और पाया कि उन्हें भी ऐसा ही आभास हो रहा था, लेकिन वो भी ठीक से कुछ कह पाने में समर्थ नहीं थे। मैंने कहा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हम ठीक उसी जगह पर तो नहीं पहुँचे हैं जहाँ से हमारा समुद्री सफ़र शुरू हुआ था, लेकिन अगर हम किनारे पर आगे बढ़ें तो शायद पोर्ट ग्रेनी तक पहुँच सकते हैं। अंकल ने जवाब दिया, लेकिन तब तो हमारा आगे जाना बेकार होगा हैरी। हमें दूसरी तरफ जाना है, अपने बेड़े की तरफ। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि ये रास्ता पोर्ट ग्रेनी की ही तरफ जाएगा? पता नहीं अंकल, ठीक से कुछ कहना मुश्किल है। सारी चट्टानें एक जैसी ही लग रही हैं। इनमें फ़र्क करने के लिए कोई निशानी भी नहीं है। हमें थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ निशानी ढूंढने की कोशिश करते हैं, अंकल ने कहा। तभी मेरी नज़र दूर पड़ी किसी चीज़ पर पड़ी और मैं खुशी से उछल पड़ा। अरे ये देखिए अंकल, मुझे एक निशानी मिल गई। मैं दौड़कर उस चीज़ को उठाकर लाया और उसे अंकल के हाथ में थमा दिया। ये क्या है? अंकल ने पूछा। अरे ये एक जंग लगा हुआ फावड़ा है। ये ज़रूर हमारे सामान में से ही गिर गया होगा। नहीं हैरी, ये हमारे सामान का हिस्सा नहीं है। अरे ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मैंने कहा। लेकिन अंकल, हो सकता है ये हैंस का हो और यहाँ गिर गया हो। अंकल ने उसे उलट पुलट कर बहुत ही ध्यान से देखा और फिर बोले, ये फावड़ा जिसे देखकर तुम इतने उत्साहित हो रहे हो, ये ना तो हमारा है और ना ही हैंस का। इस तरह की चीज़ों को 16वीं सदी के खोज करने वाले इस्तेमाल करते थे। बनावट से ये स्पेन में बना हुआ लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इसे यहाँ इतनी गहराई में आखिर कौन लाया होगा। ये ज़्यादा पुराने समय का बना हुआ नहीं है और स्टील का बना हुआ है। आप कहना क्या चाहते हैं अंकल? मैंने पूछा। इस फावड़े को ध्यान से देखो हैरी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक बड़ी ही महान खोज के बस सिरे पर खड़े हैं। ये फावड़ा जो शायद 300 सालों से भी ज़्यादा समय से यहाँ पड़ा हुआ था और जिसे आज अचानक तुमने खोज निकाला है, इस पर यह निशान चट्टानों पर कुछ लिखने की कोशिश करते हुए बने हैं। लेकिन अंकल, ये अपने आप तो यहाँ पहुँचा नहीं होगा। किसी ने तो इसे यहाँ पर छोड़ा ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, इसे उसी इंसान ने यहाँ छोड़ा है जो कभी यहाँ आया था और जिसने अपने बाद धरती के सेंटर में जाने वालों को सही रास्ता बताने की कोशिश की। ज़रा अपने आसपास देखो हैरी, तुमने अनजाने में ही क्या खोज निकाला है। तुम ये बात अभी समझ नहीं पा रहे हो। हम उत्सुकता से चट्टानों की तरफ बढ़े। हमें किसी सुरंग या इसी तरह की किसी चीज़ की तलाश थी। आखिरकार हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ किनारा बहुत संकरा था। चट्टानें ऊंची और एकदम खड़ी थीं। उस जगह की चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं रही होगी। वहाँ से एक अंधेरी और गहरी सुरंग शुरू हो रही थी और वहीं पर ग्रेनाइट की एक चट्टान, जिसे किसी पत्थर से घिस कर चिकना किया गया था, उस पर हमें 2 अक्षर लिखे हुए दिखाई दिए। वो नाम जो किसी समय के महान खोजकर्ता और हिम्मती आदमी का था और जिसने हमें इस सफ़र पर पहुंचाया था।
अंकल ने उन शब्दों को पढ़ा और खुशी से उछल पड़े। अर्न सक्नुसेम। देखा हैरी, फिर से अर्न सक्नुसेम। अध्याय 37। इस रोमांचक सफ़र में मैं कई अचरजों से गुजर चुका था और कई बार पूरी तरह से मतिभ्रम का भी शिकार हुआ था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं बुरी से बुरी सब तरह की चीज़ें देख चुका हूँ और अब कोई भी चीज़ मुझे हैरान नहीं कर सकती। लेकिन जब मैंने उन 2 शब्दों को वहाँ उस पत्थर पर उकेरे हुए देखा तो मैं उसके सामने विस्मित सा खड़ा का खड़ा रह गया। मेरे सामने न सिर्फ उस महान आदमी के साइन थे, बल्कि मैंने उस औजार को भी हाथ में थाम रखा था जिसकी मदद से वो नाम 300 साल पहले वहाँ लिखा गया था। अब उस महान खोजी और उसके इस रोमांचक सफ़र की बात को झुठलाना बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। अंकल तो खुशी से पागल ही हुए जा रहे थे। वो कह रहे थे, ओ महान सक्नुसेम, तुमने ना सिर्फ धरती के सेंटर तक जाने का रास्ता खोजा, बल्कि हर मोड़ पर अपने पीछे आने वालों के लिए सुराग भी छोड़े। 300 साल पहले तुमने जिस कठिनाई और मेहनत से ये रास्ता बनाया है वो काबिले तारीफ है। अगर कोई तुम्हारे बनाए रास्ते पर चलेगा तो यकीनन धरती के सेंटर तक पहुंच जाएगा, और यही नहीं, उसको वहां पर तुम्हारे साइन भी मिलेंगे। मैं भी यहाँ पर अपने साइन करूँगा। लेकिन तुम्हारी हिम्मत को आने वाली पीढ़ियाँ हमेशा याद रखें, इसीलिए मैं इस आइलैंड का नाम तुम्हारे नाम पर रखने वाला हूँ। आज से ये आइलैंड सक्नुसेम आइलैंड के नाम से जाना जाएगा। इन शब्दों को सुनकर मेरे अंदर भी रोमांच उमड़ने लगा। मैं अब तक की झेली गई सारी परेशानियाँ और वापस जाने में आने वाला जोखिम, सारी बातों को अब पूरी तरह से भूल गया था। इतिहास अपने आप को दोहराने वाला था। सदियों पहले जो काम एक इंसान ने कर दिखाया था, आज इस घड़ी वो दोबारा होने जा रहा था। मैं उसे करने का अब पक्का निश्चय कर चुका था और अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे रोक नहीं सकती थी। मैं बहुत जोश में आकर बोला, चलो अंकल, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अंकल ने मुझे रोक दिया। उनका सुझाव था कि जल्दबाजी से नुकसान ही होता है, इसलिए हमें शांति से सोच समझकर फैसला लेना होगा। चलो पहले हैंस के पास चलते हैं हैरी, और अपने बेड़े को इधर लेकर आते हैं। मैंने तुरंत उनकी बात मान ली और इस बार मेरे मन में कोई असंतुष्टि का भाव नहीं था। हम किनारे पर चल पड़े। मैंने बड़े ही दार्शनिक अंदाज में कहा, अंकल, मुझे तो लगता है कि सारी कायनात मिलकर हमें इस जगह पर पहुंचाने में जुटी हुई थी। अंकल मुस्कुराए और बोले, अच्छा जी, तो अब तुम्हें भी ऐसा लगने लगा है? हाँ बेशक अंकल, हमें तो उस तूफान का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमें सही रास्ते पर लापटका। ज़रा सोचिए, अगर वो तूफान ना आया होता और हम समुद्र के दक्षिणी किनारे पर पहुंच गए होते तो हमारा क्या हाल होता। हमें अर्न सक्नुसेम का ये नाम कहीं दिखता ही नहीं और हम पता नहीं किस अंतहीन रास्ते पर कब तक बढ़ते रहते। सही कहा हैरी बेटे, ये हमारा सौभाग्य ही है कि हवा ने हमें दोबारा इस आइलैंड पर पहुंचा दिया, वरना हम तो इसे छोड़कर जा रहे थे। ये एक बहुत ही बड़ा इत्तेफाक है। तो अब ठीक है अंकल, अब मेरे ख्याल से हमें तथ्यों पर बहस ना करके उनके उचित इस्तेमाल पर ध्यान देना चाहिए। मैं अब ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता अंकल कि फ़िलहाल हम यूरोप के नीचे हैं या फिर स्वीडन, रूस या साइबेरिया के। मैं नहीं जानना चाहता कि हमारे ऊपर इस समय कोई रेगिस्तान है या समुद्र। अब मैं सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना चाहता हूँ। रास्ता भगवान अपने आप दिखा देंगे। मेरी ये अनाप शनाप बातें तब तक चलती रहीं जब तक हम हैंस तक नहीं पहुँच गए। हैंस तो समुद्री सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार था और हमारा सारा सामान बेड़े पर बांधा जा चुका था। हम भी उस पर सवार हो गए और हमने हैंस को अपनी नई मंजिल के बारे में बताया जो सक्नुसेम आइलैंड थी। पाल गिरा दी गई और हम उस तरफ चल पड़े। हमारे बेड़े को गहरे समुद्र में सफ़र के हिसाब से बनाया गया था, इसलिए उसे किनारे के करीब करीब रखते हुए चलने में हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। किनारे की चट्टानों से बचने के लिए कई बार हमें लंबा चक्कर भी काटना पड़ा। आखिरकार 3 घंटे की थका देने वाली यात्रा के बाद शाम को 6 बजे हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। मैं सबसे पहले किनारे पर उतरा। हैंस और अंकल पीछे आए। मैं इतना ज़्यादा उत्साहित था कि मैंने उस बेड़े को जला डालने का भी प्रस्ताव रखा, क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अंकल ने इस विचार को सिरे से खारिज कर दिया। बेड़े को किनारे पर छोड़ दिया गया और हमने अपनी टॉर्च वगैरह को चेक कर लिया। हमसे बस 20 कदम की दूरी पर ही वो सुरंग थी जिसमें हमें जाना था, और अब हम तीनों उसी की तरफ बढ़ रहे थे। उस सुरंग का मुहाना एकदम गोलाकार था और उसका डायामीटर करीब 5 फीट का था। उसके अंदर जाने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई।
अभी हम 10-12 कदम ही चले होंगे कि ग्रेनाइट की एक चट्टान ने हमारा रास्ता रोक लिया। हमने उसके चारों तरफ अच्छी तरह से देखा, लेकिन कहीं से भी कोई सुराख या रास्ता नजर नहीं आया। मैं एकदम से निराश हो गया। मुझे उस चट्टान पर भी गुस्सा आने लगा। मैं कुछ देर तक उसे कोसता रहा, लेकिन चट्टान पर भला मेरे कोसने का क्या असर होने वाला था। हैंस ने भी चट्टान के चारों तरफ अच्छी तरह से देखा, लेकिन अंदर जाने का कहीं कोई छोटा सा भी रास्ता हमें नजर नहीं आया। मैं निराशा में भरकर वहीं जमीन पर बैठ गया। अंकल उत्तेजना में चहलकदमी कर रहे थे। उनकी निराशा भी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद मैंने कहा, लेकिन ऐसे में अनसकनुसेम ने क्या किया होगा? अंकल ने जवाब दिया, कुछ तो किया ही होगा। कोई पत्थर का टुकड़ा उनका रास्ता नहीं रोक सकता था। मैं उत्साह से बोला, ये बात तो पक्की है। जरूर ये रास्ता बाद में बंद हुआ होगा। शायद किसी मैग्नेटिक असर के कारण धरती में हलचल हुई होगी और ये चट्टान टूटकर यहाँ गिर गई होगी और ये रास्ता बंद हो गया होगा। अनसकनुसेम को गए सैकड़ों साल हो चुके हैं। ये चट्टान पक्का बाद में गिरी है। ये देखिए अंकल, अगल बगल में इसके निशान आज भी मौजूद हैं। अगर हम इस छोटी सी बाधा को पार नहीं कर सके तो हमें उस महान खोजकर्ता के पद चिन्हों पर चलने का कोई हक नहीं है। अब अंकल को भी जोश आ गया। उन्होंने कहा, चलो, हथौड़ा, फावड़ा, कुदाल जो भी हाथ लगे उठा लो और हम तीनों मिलकर इस चट्टान को हिलाकर ही रहेंगे। मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे इस चट्टान को तोड़ना हथौड़े और फावड़े के बस की बात नहीं है अंकल। इसका एक ही तरीका है, बारूद। हम बारूद से इस चट्टान को उड़ा देते हैं। ये बढ़िया आइडिया है। हैंस, तुम काम शुरू करो, अंकल ने कहा। हैंस बेड़े की तरफ गया और एक बड़े से फावड़े के साथ लौटा, जिससे उसे उस चट्टान में एक सुराख बनाना था। ये कोई आसान काम नहीं था। हमें उस सख्त चट्टान में इतना बड़ा छेद कम से कम करना था जो 50 पाउंड बारूद को संभाल सके। मेरा उत्साह अपने चरम पर था। जब तक हैंस ने सुराख बनाया, मैंने और अंकल ने मिलकर विस्फोटक तैयार कर लिया। आधी रात तक हमारा ये काम पूरा हो चुका था। हम सुराख में बारूद भर चुके थे, जो उस चट्टान के परखच्चे उड़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब उस बाधा को दूर करने के लिए बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी। अंकल ने घोषणा की, अब बाकी का काम कल करेंगे। फिलहाल हमें आराम करने की जरूरत है। अध्याय 38। अगले दिन यानी 27 को हम खुशियां मना रहे थे, लेकिन आज उस दिन के बारे में सोचकर डर से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन सारी बातों की यादें मेरे दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। उस दिन के बाद हमारे कारण, हमारे नतीजे, हमारे फैसले और हमारी चतुराई का हमारी यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो भी हुआ उसने हमें पूरी तरह से धरती के भीतर उसके हाथों का खिलौना बना दिया था। सुबह 6 बजे हम एकदम तैयार हो गए थे। वो पल आने ही वाला था जब हम धरती के सीने में बारूद की मदद से रास्ता बनाने जा रहे थे। विस्फोटक के पलीते में आग लगाने का काम मैंने अपने लिए चुना। मुझे ये काम बड़ा ही गौरव से भरा लगा था। आग जलाने के बाद मुझे भागकर बेड़े पर चढ़ जाना था, जहां अंकल और हैंस पहले से ही मौजूद होते। उसके बाद हमें उस जगह से कुछ दूर हट जाना था, क्योंकि धमाके का असर खाली उस जगह तक ही सीमित नहीं रहने वाला था। हमारे हिसाब से पलीते में लगी आग को बारूद तक पहुंचने में 10 मिनट का टाइम लगना था। इससे थोड़ा इधर उधर भी हो सकता था। मतलब मेरे पास बेड़े पर जाने और उसे तैराकर दूर ले जाने के लिए काफ़ी टाइम था। मैं पूरी तरह से तैयार था। हैंस और अंकल मुझे अकेला छोड़कर बेड़े पर जा रहे थे। आग लगाने के लिए मेरे पास माचिस थी। अंकल ने कहा, जाओ मेरे बच्चे, ईश्वर तुम्हारी सहायता करें, लेकिन जल्दी से जल्दी लौटना, मैं इंतजार करूंगा। सुरंग की तरफ बढ़ते समय मेरा दिल जोर जोर से धाड़ धाड़ करके बज रहा था। मैंने तीली जलाई। अंकल घड़ी लेकर तैयार थे। उन्होंने चिल्लाकर पूछा, तुम तैयार हो? जी हाँ अंकल। तो शुरू करो। मैंने पलीते को तीली दिखा दी। वो सुलग उठा और चिंगारियां छोड़ता, किसी सांप की तरह से पुंकारता बारूद की तरफ बढ़ चला। मैं पूरी तेजी से किनारे की तरफ भागा। जल्दी बेड़े पर चढ़ो हैरी, और हैंस तुम बेड़े को समुद्र में दूर ले चलो, अंकल ने कहा। हैंस ने जल्दी जल्दी चप्पू चलाए और हमें किनारे से 100 फीट से भी अधिक दूर ले आया। ये फैसले की घड़ी थी। अंकल की नज़रें घड़ी पर ही टिकी हुई थीं। उन्होंने धीरे से कहा, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अब 4, 3 और अब 2 मिनट और 1, और ग्रेनाइट की वो दीवार इंसानी शक्ति के आगे ढेर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिस तरह के भयानक विस्फोट की कल्पना मैंने की थी, शायद मैंने वो नहीं सुना। लेकिन मैंने सामने खड़ी चट्टानों को ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिरते हुए ज़रूर देखा। और उसके बाद मैंने लहरों के ठीक नीचे
रसातल की तरफ जाती हुई गहरी खाई देखी। समुद्र जो अब तक एकदम शांत था, अचानक से बौरा उठा। उसमें एक विशाल लहर उठी जिसने हमारे बेड़े को लंबाई में खड़ा कर दिया और हम नीचे की तरफ गिरने लगे। उसके बाद सब कुछ अंधेरे में समा गया। हमारा बेड़ा नीचे की तरफ जा रहा था और हम उस रसातल में गिर रहे थे। मैंने अंकल से कुछ पूछने की कोशिश की, लेकिन बलशाली लहरों के शोर के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। उस अंधकार, शोर शराबे, आश्चर्य और तेजी से बल खाती भावनाओं के बीच भी मैं ये समझ गया था कि असल में आखिर हुआ क्या था। हमने जिस चट्टान को धराशायी किया था, उसके पीछे धरती के केंद्र को जाती हुई गहरी खाई थी। विस्फोट से दरारें पैदा हुईं, जिनके कारण भूकंप जैसी स्थिति पैदा हो गई। उसके बाद उस खाई का मुंह खुल गया और वो पूरे समुद्र को ही अपने अंदर समाने लगी, जिसके कारण बनी ये प्रचंड धारा हमें अपने साथ रसातल की तरफ खींचे लिए जा रही थी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात उठ रही थी, हम पूरी तरह से भटक चुके हैं। 1 घंटे 2 घंटे, पता नहीं कितना समय ऐसे ही गुजर गया। हम कोहनी से कोहनी, घुटने से घुटने सटाए बैठे रहे। हमने एक दूसरे को भी कसकर पकड़ रखा था कि कहीं बेड़े से उछल ना जाए। जब भी हमारा बेड़ा किनारे के किसी पत्थर से टकराता तो हमें जोरदार झटका लगता था। सौभाग्य से धीरे धीरे ये झटके लगने कम हो गए, जिसका मतलब ये था कि खाई अब चौड़ी हो रही थी। अब इस बात में तो कोई संदेह था ही नहीं कि हम अर्नसक्नुसेम के रास्ते पर ही थे। बस हमने अपने साथ अपनी बेवकूफ़ी के कारण समुद्र को भी खींच लिया था। हम लोग किसी बड़े झरने की तरह नीचे गिर रहे थे। अपने चेहरे पर महसूस हो रहे हवा के दबाव और स्पीड से मैंने अंदाज़ा लगाया कि हम बिजली की स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे थे। ऐसे हालातों में टॉर्च जला पाना तो संभव ही नहीं था। तो ऐसे में जब मुझे अपने करीब ही रोशनी नजर आई तो मैं थोड़ी दुविधा में पड़ गया। उसी रोशनी में हैंस का शांत चेहरा मुझे दिखाई दिया। वो किसी तरह से टॉर्च जलाने में कामयाब हो गया था और उसकी टॉर्च की रोशनी उस घुप अंधेरे से लड़ने की कोशिश कर रही थी। हम जिस गलियारे में बहे जा रहे थे वो काफ़ी चौड़ा था। हमारे टॉर्च की रोशनी से हम एक साथ उसकी दोनों तरफ की दीवारें नहीं देख पा रहे थे। पानी किसी बंदूक की गोली की तरह बहागा जा रहा था। अमेरिका की सबसे ज़्यादा खतरनाक नदी का बहाव भी इस बहाव के सामने कुछ नहीं था। मैं तो इस दृश्य का वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। हमारा बेड़ा कई बार भंवर में फंसा और फिर वापस भी आ गया। मैं उस पर से गिरा कैसे नहीं, ये मेरी समझ के परे था। गलियारे की दीवारों के करीब से गुजरते हुए मैंने उनको देखना चाहा, लेकिन हमारी स्पीड इतनी तेज़ थी कि वो दीवारें मुझे अदृश्य सी प्रतीत हुईं। उस समय मैंने अंदाज़ा लगाया कि हम करीब 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से गिर रहे थे। अंकल भी मेरी तरह मस्तूल को कसकर थामे अपने आप को बेड़े पर टिकाए रखने की कोशिश में लगे हुए थे। हमने अपनी पीठ हवा के रुख की तरफ की हुई थी, क्योंकि उतनी तेज़ हवा को सहकर जिंदा रह पाना काफ़ी मुश्किल था। यूं ही समय बीतता रहा और काफ़ी देर के बाद मुझे जो दिखाई दिया वो एकदम डराने वाला था। थोड़ा टाइम बीतने के बाद जब हमारा बेड़ा कुछ स्थिर हुआ तो मैंने अपने सामान को चेक किया और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि हमारा ज़्यादातर सामान गायब हो चुका था। बचे खुचे सामान को देखते हुए मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। मैं बहुत डर गया था, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी था कि अब हमारे पास कितने रिसोर्सेज बचे हुए हैं। टॉर्च की रोशनी में मैंने सामान टटोलना शुरू किया। यंत्रों के नाम पर हमारे पास अब बस घड़ी और दिशा सूचक बचे थे। सीढ़ियों और रस्सी के ढेर में सिर्फ उतना ही बच पाया था जो मस्तूल से बंधा हुआ था। हमारे सारे औजार जैसे फावड़ा, कुदाल, हथौड़ी वगैरह गायब हो चुके थे। और सबसे डरावनी जो बात थी वो ये कि हमारे पास राशन 1 दिन से भी कम का बचा था। हमारी मौत अब टाली नहीं जा सकती थी। उस टाइम मस्तूल को थामे हुए मेरे दिमाग में भूख से मरने वाली स्थिति के विचार आ रहे थे। भूख से क्या हाल होता है इंसान का, इसके बारे में मैंने आज तक जो भी पढ़ा था वो सब मुझे याद आने लगा। मैंने एक बार फिर से बेड़े की जांच की, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। खाने के नाम पर अब हमारे पास बस थोड़ा सा मांस और कुछ बिस्किट बचे थे। मैंने डर से चारों तरफ देखा। जिन परिस्थितियों में हम फंसे हुए थे, अगर हमारे पास सालों का राशन भी होता तो भी सवाल ये था कि जिस रसातल में हम घुस गए थे वहाँ से बाहर कैसे निकलते। तो फिर हम भूख से मरने के डर के बारे में क्यों सोचें, जबकि मौत तो हमारे सामने अलग अलग रूपों में पंजे फैलाए ऑलरेडी खड़ी थी। लेकिन इंसानी दिमाग भी अजीब है, वो हमेशा उम्मीद की एक किरण को थामे रखना चाहता है। ऐसी ही उम्मीद की किरण एक मेरे दिमाग में भी आई और एक पल के लिए वर्तमान स्थिति को भूलकर मैं ये सोचने लगा कि अगर मैं किसी तरह बच गया तो शायद मैं धरती पर चांद को दोबारा देख सकूंगा।
ये कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे पता नहीं, लेकिन फिर भी मन के एक कोने में एक उम्मीद बाकी थी। मेरे पास दुनिया के बेहतरीन दिमागों में से एक मेरे अंकल अभी मौजूद थे। शायद वो कोई रास्ता निकाल पाएं, मैंने सोचा। तभी हमारी टॉर्च बुझ गई और हम एक बार फिर से अंधेरे में समा गए। मैंने किसी बच्चे की तरह आंखें बंद कर लीं जिससे अंधेरा मुझे दिखाई ना दे। अब हमारे बेड़े की स्पीड और भी तेज़ हो गई थी। असल में हम अब सीधा नीचे की तरफ गिर रहे थे और बस लगातार गिरते ही जा रहे थे। अचानक काफ़ी देर बाद मुझे एक झटका महसूस हुआ। हमारा बेड़ा किसी सख्त सतह से नहीं टकराया था, लेकिन उसका रास्ता अब बदल चुका था। कुछ पल के लिए हम लोग पानी में नीचे समा गए। मेरा दम घुटने लगा और मैं डूबने लगा, लेकिन जल्दी ही मैं ऊपर भी आ गया। अब मैं फिर से सांस ले पा रहा था। अंकल और हैंस ने मुझे पकड़ रखा था और हमारा बेड़ा अभी भी हम तीनों को बहाए लिए जा रहा था। अध्याय 39। अब तो समय का अंदाज़ा लगाना भी कठिन हो गया था। मेरा अनुमान था कि शायद रात के 10 बज रहे होंगे। मैं आधी नींद की हालत में था जब बेड़े ने एक तीखा मोड़ लिया और दूसरी नई सुरंग में घुस गया। इस सुरंग के दूसरे छोर से रोशनी आ रही थी। इसकी छत लगातार ऊपर उठती रही और रोशनी का दायरा बढ़ता गया। अंत में हम एक विशाल गुफा में पहुंच गए जिसकी छत काफ़ी ऊपर थी और एक दूधिया रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। यहाँ बेड़े की स्पीड बहुत हद तक कम हो गई थी, जिसके कारण हमारे थके हुए शरीरों को थोड़ा आराम मिल गया। तभी सामने कुछ दूरी पर मुझे कोई चीज़ हिलती हुई मालूम हुई। मैंने गौर से देखा, ये एक बड़ा ही दैत्याकार जीव था। लेकिन ये था क्या? उसका आकार किसी व्हेल के बराबर था। दमदार जबड़े और 2 बड़ी बड़ी आंखें, और वो आंखें मुझे ही घूर रही थीं। शायद उसने मुझे अपने शिकार के तौर पर मार्क कर लिया था। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों ने साथ नहीं दिया और मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो भयानक जीव मेरी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अंकल और हैंस ने भी अपने आप को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। वो दहाड़ता हुआ हमारे एकदम पास आ गया। ऐसी दहाड़ मैंने कभी नहीं सुनी थी। उसका मुंह इतना बड़ा था कि हमें हमारे पूरे बेड़े के समेत साबुत निगल सकता था। जब वो हमसे बस 10 फुट की दूरी पर था, तब मैंने देखा कि उसका शरीर तो किसी मगरमच्छ जैसा है, लेकिन मुंह शार्क का है। यानी वो एक मगर शार्क था। वो मुझ पर झपटने ही वाला था कि मैं बेड़े से छलांग लगाकर किनारे पर उतरा और सामने एक गुफा में घुस गया। मैंने अपने साथियों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की और उन्हें उनके हाल पर छोड़ आया। कुछ दूर तक भागते रहने के बाद मैं रुका और मैंने आसपास के माहौल पर नज़र डाली। उस जगह की ज़मीन पर रेत के साथ बहुत सारी हड्डियां भी बिखरी हुई थीं और उनमें से कुछ एकदम ताज़ी भी थीं। डर की लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटक गया था। इस बात का सीधा सीधा सा मतलब ये था कि उस मगर शार्क से भी बड़ा और भयानक कोई दूसरा जीव उस गुफा में रहता था। तो अब मैं क्या करूं? बाहर कुआं था और अंदर खाई। गुफा के बाहर मगर शार्क मेरा इंतजार कर रहा था और अंदर उससे भी डरावना कोई जीव। लड़ना तो बेकार था क्योंकि मौत निश्चित थी। अब एक ही रास्ता बचा था कि मैं कहीं छुप जाऊं और दुआ करूं कि उस जीव की नज़र मुझ पर ना पड़े। मैंने इधर उधर देखा। सामने दीवार में एक दरार थी। मैं भागकर उसमें घुस गया। मेरा पूरा शरीर डर से कांप रहा था। ऐसे ही 1 घंटा बीत गया। गुफा के बाहर से डरावनी आवाज़ें आती रहीं। मेरे साथियों का क्या हुआ ये जानने का कोई साधन मेरे पास नहीं था। अभी तो मुझे सिर्फ खुद को बचाए रखना था। अचानक मुझे एक गुर्राहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे 50 भालुओं का झुंड झगड़ रहा हो। और फिर वो दिखाई दिया मुझे, एक बहुत ही विशालकाय गोरिल्ला, 14 फीट लंबा, काले घने बालों से घिरा, बाहाँ पर कंधे से कोहनी तक नीचे की तरफ आते हुए बाल और कलाई से कोहनी तक ऊपर की तरफ उठे हुए। उसकी बाहें उसके शरीर जितनी ही लंबी थी और उसके दांत किसी मैमथ की सूंड की जैसे लग रहे थे। वो हवा में मेरी महक सूंघता हुआ अंदर आने लगा, बचपन में सुनी गई कहानियों की तरह, जिसमें एक राक्षस आकर इंसानों को खा जाता है। चलते चलते अचानक वो जीव रुका। मैंने डर से आंखें बंद कर लीं और मौत का इंतजार करने लगा। तभी गुफा के द्वार पर एक दहाड़ सुनाई दी। गोरिल्ला पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसका दुश्मन सामने खड़ा था। वो मगर शार्क मेरे साथियों को खाने के बाद अब मेरी तलाश में गुफा में आया था। गोरिल्ला ने नीचे पड़ी 8 फीट की हड्डी का टुकड़ा उठाया और उस पर दे मारा। वो मगर शार्क के शरीर से टकराकर बिना कोई असर किए नीचे गिर गया। बस फिर क्या था, दोनों के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। एक ऐसा युद्ध जिसका वर्णन करना भी मेरे लिए संभव नहीं है। और वो युद्ध हो रहा था मेरे लिए।
मैं विजयी योद्धा का खाना बनने वाला था, इसलिए मैं युद्ध के समाप्त होने तक वहां रुक नहीं सकता था। मैं उस दरार से निकला और रेंगते हुए गुफा के बाहर भागा। अभी मैं कुछ ही दूर गया था कि पीछे से गुर्राहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो खून से सना गुरिल्ला मेरे पीछे आ रहा था। उसके नथुनों से भाप निकल रही थी जिसकी गर्माहट मैं यहाँ तक महसूस कर सकता था। और यही वो पल था जब एकाएक मैं एक झटके से उठ गया और तब मुझे पता चला कि ये सब एक डरावना सपना था। मैं अभी भी अंकल और हैंस के साथ बेड़े पर ही था। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन ये चैन कुछ ही देर का था। मौत अभी भी हमसे दूर नहीं गई थी। हम पानी के बवंडर में अभी भी फंसे हुए थे। तभी मुझे अंकल की आवाज़ सुनाई दी। हैरी, तुम कहाँ हो? मैंने खुशी से कहा, यहाँ हूँ अंकल। क्या तुमने महसूस किया हैरी कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं? क्या मतलब? मतलब ये हैरी कि अब हम नीचे नहीं गिर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तुम जल्दी से टॉर्च जलाने की कोशिश करो। हैंस ने किसी तरह एक बार फिर से टॉर्च जला ली। अब हम अपनी स्थिति का जायजा ले सकते थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद अंकल ने कहा, जैसा मैंने सोचा था, हम एक सुरंग में हैं। पानी नीचे आखिरी छोर पर पहुंचने के बाद अब इस सुरंग से ऊपर की तरफ जा रहा है और अपने साथ हमें भी ले जा रहा है। हाँ, वो तो मैं भी देख रहा हूँ अंकल, लेकिन ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है ये भला मैं कैसे बता सकता हूँ हैरी। लेकिन हमें बुरी से बुरी परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। हम बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हैं। इस समय हमारी स्पीड करीब 12 फुट प्रति सेकंड या 720 फुट प्रति मिनट है। इस स्पीड पर एक ही पल में हमारा कचूमर बन सकता है। मैंने जवाब दिया, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तो इस सुरंग को लेकर परेशानी में हूँ। अगर इसका दूसरा छोर बंद हुआ तो हम ग्रेनाइट की दीवार से टकराकर चूर चूर हो जाएंगे या फिर वहीं फंसकर रह जाएंगे और हवा की कमी से हमारा दम घुट जाएगा। मुझे तो अभी से सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अब पता नहीं ये मेरा भ्रम था या तेज़ गति के कारण ऐसा हो रहा था, लेकिन वाकई मैं बड़ी कठिनाई से सांस ले पा रहा था। अंकल ने कहा, देखो हैरी, मैं जानता हूँ कि हमारी स्थिति बहुत ही निराशाजनक है, लेकिन फिर भी हमारे पास बचने की एक उम्मीद है। मेरे हिसाब से अगर हम किसी भी पल नष्ट हो सकते हैं तो किसी भी पल बच भी तो सकते हैं। हमें तैयार रहना होगा। जब तक सांस है तब तक हमें आस नहीं छोड़नी है। मेरे ख्याल से अभी हमें थोड़ा खाना खा लेना चाहिए जिससे हमारी ताकत बरकरार रहे। फिर जो भी आएगा उसका सामना करेंगे। मैंने उनकी तरफ हताश निगाहों से देखा। अभी तक वो खाने के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन अब मुझे बताना ही होगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, खाना? अंकल, असल में खाना तो सारा बह गया है, बस ये मांस का एक टुकड़ा और कुछ बिस्किट्स बचे हैं। अंकल ने मुझे ऐसे सूनी नज़रों से देखा जैसे वो मेरी बातों का मतलब ही ना समझे हों। मैंने भी उन्हें समझने के लिए थोड़ा टाइम दिया और चुप रहा। कुछ देर बाद मैंने पूछा, अब आपको क्या लगता है अंकल, क्या यही हमारा अंत होगा या अभी भी बचने की कोई उम्मीद बाकी है? अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उन्होंने सुना ही नहीं या सुनकर भी अनसुना कर दिया। उसके बाद 1 घंटे तक कोई कुछ नहीं बोला। भूख से मेरी आंतें सिकुड़ी जा रही थीं और मैं जानता था कि बाकी दोनों का भी हाल यही हो रहा होगा, लेकिन किसी ने भी उस मांस के टुकड़े को नहीं छुआ। ये हमारे इस पागलपन भरे सफ़र की तैयारियों की आखिरी निशानी थी। अध्याय 40। भूख इंसान को पागल कर देती है। आज तक मैं भूख को नहीं जानता था, लेकिन अब जानने वाला था। बचपन में मैं अंकल के घर के आसपास ही सैर पर निकल जाया करता था। तब उस समय वापसी आते तक मुझे भूख लग जाती थी। मेरे हिसाब से बस वही भूख की चरम अवस्था होती थी। मेरे अंकल एक खास सिस्टमैटिक तरीके से काम करते थे। उनका मानना था कि जिस तरह काम करने का दिन होता है उसी तरह विश्राम का भी टाइम होना चाहिए और हमें अपने शौक भी पूरे करने चाहिए। उनकी इसी बात पर अमल करते हुए मैंने घोंसले और अंडे जमा करने का शौक पाल लिया था। मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरह के अंडे थे जिनको मैं संभाल कर कांच के डिब्बों में रखता था। अंकल के घर के पास एक जंगल था। मैं घोंसले और अंडे इकट्ठे करने वहीं जाता था। वहाँ से मैं अंकल के लिए भी पत्थरों के कुछ नमूने ले आया करता था और वो खुश हो जाते थे। एक दिन 2 घंटे तक जंगल में भटकने के बाद मैं अपने साथ लाया हुआ खाना खाने के लिए एक नदी के किनारे पर बैठ गया। वहाँ बैठे हुए मैंने कुछ दूरी पर एक खंडर देखा जो शायद कभी किसी राजा का महल रहा होगा, लेकिन आज बस उसके अवशेष ही बचे थे। वहीं एक मीनार के ऊपर मंडराती हुई 2 चील मुझे दिखाई दी। मैं समझ गया कि उस मीनार पर चील का घोंसला ज़रूर होगा।
मेरे कलेक्शन में सिर्फ चील और उल्लू के अंडे ही नहीं थे। तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं उस मीनार तक पहुंचूंगा या फिर कोशिश करते हुए अपनी जान दे दूंगा। मैंने पास जाकर मुआयना किया। सीढ़ियां बिल्कुल टूट चुकी थीं, दीवारें भी जगह जगह से टूटी हुई थीं। मैं ऊपर जाने का कोई उपाय सोचने लगा। तभी मुझे पास ही एक चिमनी दिखाई दी। मैंने उसके ऊपर चढ़ने का फैसला किया और उसके अंदर चला गया। ऊपर से मुझे रोशनी आती हुई दिखी। मैं अपने पैरों और पीठ को चिमनी की दीवारों पर सटाकर ऊपर चढ़ने लगा। ये काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन चिमनी के अंदर बने उभारों ने उसे आसान बना दिया था। मैं आधी ऊंचाई तक पहुंच गया। अब चिमनी थोड़ी संकरी हो गई थी। ऊपर आसमान तो दिख रहा था, लेकिन चिमनी इतनी संकरी थी कि मैं और ऊपर नहीं जा सकता था। तो अब एक ही रास्ता बचा था, नीचे वापस उतरना। मैंने हार मान ली और उतरने का फैसला कर लिया। लेकिन ये क्या, किसी अनजान कारण से मैं उतर ही नहीं पाया। मैं वहीं पर फंस गया था। एक पल में ही डर ने मुझे जकड़ लिया। अब मैं ना तो ऊपर जा पा रहा था और ना ही नीचे। इसका परिणाम साफ था, भूख से वहां फंसे हुए मेरी दर्दनाक मौत। मैं जल्दी जल्दी नीचे उतरने के लिए कोई उपाय सोचने लगा। मैंने अभी अभी खाना खाया था, इसलिए एकदम से तो मुझे खाने की ज़रूरत नहीं थी। इसने मुझे सोचने का कुछ टाइम दे दिया। मैंने उतरने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। ऊपर चढ़ने की थकान की वजह से कुछ देर बाद मुझे नींद आने लगी और मैं सो गया। जब सोकर उठा तब तक अंधेरा हो चुका था और अब मुझे ज़ोरदार भूख भी लग रही थी। रात हो चुकी थी और मैं अभी भी वहीं फंसा हुआ था। अपनी जगह से 1 इंच भी मैं हिल नहीं पा रहा था। मैं ज़ोर से चिल्लाया। आज तक मैंने किसी भी टाइम का भोजन नहीं छोड़ा था। उस समय मुझे भूख का असली मतलब पता चला था। ये एक अलग और दर्दनाक अनुभूति थी। मैं दिमाग पर से अपना कंट्रोल खो रहा था और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर कोई आया। ये एक छिपकली थी। मैं लगातार चिल्लाता रहा और कुछ देर बाद थक कर होश खो बैठा। कितनी देर मैं उस बेहोशी की हालत में रहा मुझे पता नहीं, लेकिन जब मुझे चेत आया तब तक दिन निकल आया था। मुझे कितनी भूख लगी थी मैं बता नहीं सकता। मैं इतना कमज़ोर हो गया था कि अब चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अचानक कोई आवाज़ सुनकर मैं चौंका। क्या तुम उधर हो हैरी? क्या तुम वहाँ पर हो? ये मेरे अंकल की आवाज़ थी। यानी मुझे खोज लिया गया था। खोजी दस्ते ने तुरंत ही मुझे दूध, बिस्किट और अंडे खाने को दिए। मैं पूरे 2 दिन और 2 रातें उस कैद खाने में गुजारने के बाद अपने अंकल से मिल पाया था और उस घटना के असर से उबरने में मुझे कई हफ्ते लग गए थे। लेकिन आज की इस भूख के आगे वो अनुभूति कुछ भी नहीं थी। कुछ समय तक इस घटना और कुछ दूसरी बातों के बारे में सोचने के बाद मैं एक बार फिर से वर्तमान में लौट आया। हम अभी भी ऊपर की ओर उसी तेज़ी से बढ़े जा रहे थे। तेज़ बहती हुई हवा कभी कभी हमारा दम घोंटने लगती थी। उस जगह का टेम्परेचर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं सटीकता से तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि उस जगह का तापमान 122 डिग्री फ़ारेनहाइट रहा होगा। तापमान में इस असाधारण बदलाव का क्या मतलब था? अभी तक तो तापमान नॉर्मल ही बना हुआ था और गहराई के साथ गर्मी बढ़ने की थ्योरी को झुठला रहा था। तो क्या अब ये थ्योरी सही साबित हो रही थी? क्या अब हम उस जगह पर पहुंचने वाले थे जहां की गर्मी पत्थरों को भी पिघला देती है? मैंने ये बात अंकल को बताई। मैंने कहा, अगर हम डूबे नहीं, किसी चट्टान से टकराकर हमारी चटनी नहीं बनी और अगर हम भूख से भी नहीं मरे, तो कम से कम ये जानने की संतुष्टि तो हमें ज़रूर रहेगी कि हम जिंदा जलकर मरे थे। अंकल ने मेरी बात सुनकर ऐसे कंधे हिलाए जैसे कह रहे हों, ठीक है, जो भी हो, मरना तो है ही, चाहे फिर किसी भी तरीके से मरें, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 घंटे बाद भी थोड़ी गर्मी बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं बदला। आखिरकार अंकल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हैरी, अब हमें एक फ़ैसला करना होगा। हम चाहे कितने भी खतरे में क्यों ना आ जाएं, हमें अंत तक अपनी ताकत और हिम्मत बनाए रखनी होगी। मैंने थोड़े व्यंग्य से कहा, अंत तक? वो अब ज़्यादा दूर थोड़ी है अंकल। अरे, बचने का मौका तो आने दो हैरी। मौका आने पर हम चौका ज़रूर मारेंगे, लेकिन उसके लिए शरीर में थोड़ी ताकत तो बची होनी चाहिए। मैं समझ गया आपकी बात अंकल, लेकिन ये मांस का एक टुकड़ा खा लेने से ही हमें बचने का कौन सा मौका मिल जाने वाला है? कोई नहीं हैरी, लेकिन उसे ना खाने से तो हम खुद ही मौत को अपनी तरफ आने का न्योता दे रहे हैं। उनकी ये बात सुनकर मैं इस हद तक भड़क गया जिसके बारे में मैं बता भी नहीं सकता। मैंने गुस्से से कहा, अब आप ये मत कहिएगा अंकल कि अभी भी हमारे बचने की कोई उम्मीद बाकी है। अंकल ने पूरी तरह से शांत स्वर में कहा, जब तक सांस है तब तक आस है,
और उस आस को हमें छोड़ना नहीं है। जब तक हमारी रगों में खून बह रहा है हम जिंदा हैं और हम हार नहीं मानेंगे, समझे तुम? अंकल की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ऐसी परिस्थिति में ऐसी बात करने के लिए वाकई बहुत साहस की ज़रूरत होती है। मैंने हार मानते हुए पूछा, आप चाहते क्या हैं? सबसे पहले तो ये कि हम कुछ खाएं। हो सकता है कि ये हमारा आखिरी खाना हो, लेकिन जब मौत हमें लेने आए तो उसे हम हट्टे कट्टे तो मिलें। इतना कहकर अंकल ने बचे हुए खाने के सामान को 3 हिस्सों में बांटकर हमें थमा दिया। हमने अपने अपने स्वभाव के हिसाब से उसे खाना शुरू किया। अंकल तुरंत ही तेजी से उसे निगल गए। मैंने धीरे धीरे बेमन से खाना खत्म किया, लेकिन हैंस बड़ी ही शांति से खाता रहा, जैसे अभी तक खाना खाता आया था। उसके लिए हर परिस्थिति एक समान थी। जब तक उसे हर शनिवार उसका मेहनताना मिलता रहे वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। उसने पैसे के अलावा हमसे कभी कुछ नहीं मांगा और उस पैसे के बदले में वो हर तरह का हर कोई काम करने के लिए तैयार था। अचानक मेरे अंकल उठे। उन्होंने हैंस के चेहरे पर आई उस मुस्कान को देख लिया था जिसे मैं नहीं पकड़ पाया था। क्या बात है हैंस? अंकल ने पूछा। विस्की, कहते हुए हैंस ने अपने सामान में से निकालकर एक बोतल हमारी तरफ बढ़ा दी। मरने से पहले ये हमारी आखिरी दावत थी। मैंने और अंकल ने बारी बारी से उसे पिया और अंत में कुछ हैंस के लिए छोड़ दिया। सुबह के 5 बजे हम अपना आखिरी भोजन कर चुके थे। अध्याय 41। इंसान के पास जो चीज़ होती है वो उसका महत्व समझता नहीं है। जब तक हमें भूख नहीं लगती हम भोजन को कोई महत्व नहीं देते। जब तक अभाव ना हो हम उसका मूल्य नहीं जानते। जिस इंसान ने कभी भूख झेली ही नहीं वो मेरी इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा। एक लंबे उपवास के बाद उस छोटे से मांस के टुकड़े और चंद बिस्किट्स ने हमें हमारी निराशा से कुछ हद तक बाहर निकाल दिया। गर्मी हर पल बढ़ती जा रही थी। मैं पसीने से पूरी तरह से नहा चुका था। मैंने ऐसी गर्मी कभी नहीं महसूस की थी। ऐसा लगता था जैसे किसी स्टील के कारखाने में पिघले हुए लोहे के पास हम खड़े हों। हमने अपनी अपनी शर्ट्स उतार दी। उस गर्मी में तो बदन पर बनियान भी सहन नहीं हो पा रही थी। मैंने अपना हाथ एक दीवार पर रखकर देखने की कोशिश की, लेकिन मुझे तुरंत ही उसे हटा लेना पड़ा क्योंकि दीवार बहुत तेज़ गर्मी से जल रही थी। मेरा हाथ भी जल गया था। हाथ को ठंडक देने के लिए मैंने उसे पानी में डाला और एक बार फिर से चिल्ला पड़ा, आउच! ये पानी तो उबल रहा है। अंकल ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्दी ही कुछ अनर्थ होने वाला था, कुछ ऐसा जो हमारी कल्पनाओं से भी परे था। एक विचार जो अब अनिश्चितता से निश्चितता की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैंने पहले तो उस विचार को नकार दिया, लेकिन ये बार बार मेरे दिमाग में आए ही जा रहा था। ये इतना भयानक विचार था कि मुझे खुद से भी उसके बारे में बात करने में डर लग रहा था। लेकिन चारों तरफ के हालात उसी बात की पुष्टि कर रहे थे। बहुत जल्द कुछ भयानक होने वाला था। मैंने दिशा सूचक पर नज़र डाली। वो खराब हो चुका था और उसकी सुई बड़ी तेज़ी से चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। मैं जानता था कि कई थ्योरीज इस बात की पुष्टि करती हैं कि धरती की ऊपरी परत लगातार बदलती रहती है। अभी भी शायद कुछ ऐसा होने वाला था जिससे ये सुरंग बंद हो जाती और हम हमेशा के लिए इसमें समा जाते। मैंने अंकल से कहा, अंकल मुझे बहुत डर लग रहा है। और इस डर का कारण क्या है हैरी? डर का कारण पूछ रहे हैं आप? क्या आप ये नहीं देख रहे हैं अंकल कि सुरंग की दीवारें हिल रही हैं? क्या आप महसूस नहीं कर सकते कि ग्रेनाइट की इन दीवारों में दरारें पड़ रही हैं? ये गर्मी, ये उबलता हुआ पानी, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? दिशा सूचक की घूमती हुई ये सुई क्या कह रही है, क्या आप नहीं जानते? ये सब भूकंप के आने की चेतावनी दे रहे हैं। अंकल ने हैरानी से कहा, भूकंप? जी हाँ, भूकंप। अरे नहीं हैरी, ये भूकंप नहीं है, ये तो उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। क्या मतलब अंकल? मैं कुछ समझा नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ हैरी कि ये निशानियाँ भूकंप के आने की नहीं हैं। ये तो ज्वालामुखी के फटने की निशानियाँ हैं। ज्वालामुखी? मतलब हम एक ज्वालामुखी के अंदर हैं और वो फटने वाला है? मेरा डर अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। हाँ बिल्कुल हैरी, और हम बड़े ही किस्मत वाले हैं कि हमारे साथ इस समय ऐसा हो रहा है। अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। किस्मत वाले? आप पागल हो गए हैं अंकल। अंकल ने उसी शांति से मुझे देखते हुए कहा। मैं पागल नहीं हुआ हूँ हैरी, और मैंने जो कहा कि हम किस्मत वाले हैं वो बात भी एकदम ठीक है, क्योंकि इन गहराइयों से निकलकर
खुले आसमान के नीचे जाने का यही इकलौता रास्ता है। ये सुनकर एक साथ मेरे दिमाग में हजारों विचार कौंध पड़े। अंकल एकदम ठीक कह रहे थे। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। अब हमारे पास वाकई बाहर निकलने का इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। हमारा बेड़ा लगातार ऊपर चला जा रहा था। दूसरे शब्दों में कहें तो हम लगातार स्वर्ग के नज़दीक पहुंच रहे थे। मैं आखिरी समय के लिए तैयार था। ऐसे पलों में दिमाग में उठने वाले विचारों को आप नहीं चुनते, वो विचार आपको चुनते हैं। अब हम अपने बेड़े पर ज्वालामुखी के लावे के साथ इस पहाड़ से बाहर निकलने वाले थे। इसके साथ जो पत्थर के टुकड़े निकलते वो बाहर पहुंचते ही हर दिशा में फैल जाते। अब इससे खराब परिस्थिति और नहीं हो सकती थी। इस समय हम स्नैफल्स के निष्क्रिय ज्वालामुखी में नहीं, बल्कि किसी पूरी तरह से एक्टिव ज्वालामुखी के अंदर थे। मैं सोच रहा था कि आखिर ये कौन सा ज्वालामुखी होगा, हम दुनिया के कौन से हिस्से में थे, जैसे कि इससे हमारे अंत पर कोई फर्क पड़ने वाला था। हम उत्तर दिशा में थे, ये बात तो पक्की थी। दिशा सूचक ने खराब होने से पहले दिशा बताने में कोई गलती नहीं की थी। सकनुसेम आइलैंड से हम कई 100 मील नॉर्थ की तरफ आ चुके थे। अब सवाल ये था कि क्या हम फिर से आइसलैंड के नीचे थे, और क्या हम आइसलैंड के मुख्य और प्रसिद्ध ज्वालामुखी हेस्ला से बाहर निकलने वाले थे, या फिर उसके सहायक 7 छोटे ज्वालामुखियों में से। सुबह होने के साथ साथ हमारी रफ्तार बढ़ती रही। सैकड़ों रेलगाड़ियों के बराबर की ताकत हमें ऊपर धकेल रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम सूरज की रोशनी के नज़दीक जा रहे थे, पता नहीं कौन कौन से नए खतरे हमारे इंतजार में बैठे थे। जल्दी ही एक धुंधली रोशनी ऊपर से आती हुई दिखाई दी। उसी रोशनी में मैंने देखा कि हमारे बाएं और दाएं तरफ कई छोटी सुरंगें थीं और उनसे गाढ़ा धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आग बिजली की गति से लपलपाते हुए हमें लील जाने के लिए हमारी तरफ बढ़ी आ रही हो। अब समय आ चुका था। मैंने चिल्लाकर कहा, अंकल उधर देखिए। अरे वो सल्फर का धुआं है हैरी, जो ज्वालामुखी विस्फोट से पहले नॉर्मली होता है। अगर उसने हमें घेर लिया तो? नहीं, वो हमें नहीं घेरेगा। और अगर हम उसके अंदर समा गए तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा हैरी, ये सुरंग लगातार चौड़ी हो रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपने बेड़े को छोड़कर इसकी किसी दरार में शरण ले लेंगे। लेकिन उस पानी का क्या जो नीचे से आ रहा है? अरे अब कहीं कोई पानी नहीं बचा है हैरी, अब सिर्फ लावा है जो हमें ज्वालामुखी के मुंह की तरफ ले जा रहा है। वाकई अंकल की बात ठीक थी। पानी तो बहुत पहले भाप बनकर उस लावे में समा चुका था। तापमान अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। ये अब तक शायद 180 या 90 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब पहुंच चुका था। हमारे शरीर के रोम रोम से पसीना बह रहा था, लेकिन हमारी तेज़ स्पीड के कारण वो जल्दी ही उड़ भी जाता था। ये तो अच्छा हुआ कि अंकल ने बेड़े को छोड़ देने के अपने विचार पर अमल नहीं किया था। बेड़े में लगे उन शक्तिशाली खंभों ने हमें एक सख्त सतह प्रदान कर रखी थी, जिसकी वजह से हम अभी तक भी बचे हुए थे। सुबह 8 बजे के करीब एक नई घटना ने हमें चौंका दिया। हमारा बेड़ा अचानक से रुक गया। अरे अब क्या हो गया? मैंने चिड़चिड़ेपन से पूछा। कुछ देर का विराम हुआ है। तो क्या विस्फोट रुक गया? नहीं हैरी, मुझे ऐसा नहीं लगता। बिना कुछ कहे मैं खड़ा हुआ और आसपास देखने लगा। मुझे लगा कि शायद किसी चट्टानी उभार में बेड़ा फंस गया हो, जहां से उसे निकालना ज़रूरी हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारे साथ धूल, राख, अंगारे सब कुछ रुके हुए थे। मैंने फिर से कहा, अंकल ये पक्का विस्फोट रुक गया है। नहीं हैरी, तुम गलत सोच रहे हो। ये स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। हमें रुके हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि अब बस कुछ ही और मिनटों में हम फिर से ज्वालामुखी के मुंह की तरफ रवाना हो जाएंगे। अंकल का अंदाज़ा एकदम सही था। जल्दी ही हमारा बेड़ा फिर से ऊपर जाने लगा, लेकिन 2 मिनट बाद एक बार फिर से रुक गया। अंकल ने खुशी से कहा, बढ़िया, 10 मिनट बाद हम दोबारा ऊपर चलेंगे। 10 मिनट बाद? लेकिन क्यों अंकल? वो इसलिए क्योंकि इस ज्वालामुखी का विस्फोट रुक रुक कर हो रहा है, और हम भी उसी के हिसाब से उसके साथ बढ़ेंगे। अंकल की बात एकदम ठीक थी। ठीक 10 मिनट बाद हम फिर से तेज़ी से ऊपर उठने लगे। थोड़ी देर बाद ये ऊपर उठना फिर से रुक गया। ये सिलसिला कई बार चला, और तब मुझे पता चला कि हम मेन ज्वालामुखी में ना होकर उसकी किसी सहायक सुरंग के अंदर हैं, और हमें सिर्फ ज्वालामुखी विस्फोट की प्रतिक्रिया के धक्के ही महसूस हो रहे हैं। पता नहीं ये रुकने और चलने की घटना कितनी बार हुई। मुझे बस इतना याद है कि हर बार रुकने के बाद जब हम दोबारा ऊपर उठते थे तो हमारी स्पीड पहले से ज़्यादा हो जाती थी।
कई बार तो हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि हम सांस भी नहीं ले पाते थे। हमें अपना दम घुटता हुआ सा महसूस होता था। मेरे पास इसके आगे की सिर्फ कुछ धुंधली यादें ही बची हैं। मुझे सिर्फ हर तरफ उड़ते हुए काले धुएं, राख और अंगारे याद हैं, जिनके बीच हमारा बेड़ा बड़ी तेज़ी से घूम रहा था। ये तो भला हो हैंस का, जिसकी मजबूत पकड़ ने कई बार मेरा सिर ग्रेनाइट से टकराने से बचाया था। हमारा बेड़ा लावे के ऊपर तैर रहा था और हम दम घोटू धुएं से घिरे हुए थे। और मेरी हालत तोप के सामने बंधे उस आदमी की तरह थी जिसके परखच्चे बस उड़ने ही वाले थे। और फिर अचानक धड़ाम। अध्याय 42। जब मैंने आंखें खोलीं तो खुद को हैंस की पकड़ में पाया। उसने एक हाथ से मुझे और दूसरे हाथ से अंकल को थाम रखा था। मुझे कोई गहरा घाव तो नहीं लगा था, लेकिन मेरा पूरा शरीर खरोंचों से भरा हुआ था। मैं एक गहरी खाई से बस कुछ कदम की ही दूरी पर था, और अगर हैंस ने मुझे थाम ना लिया होता तो यकीनन मैं उसमें गिर चुका होता। जब मैं पहाड़ की ढलान से बेड़े पर बेसुध होकर गिर रहा था, तब हैंस ने ही मुझे संभाला था। उसने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली थी। मैंने बेसुधी किसी हालत में ही अंकल से पूछा, हम कहाँ हैं? धरती के ऊपर पहुंचकर भी अंकल कुछ खास खुश नहीं लग रहे थे। हैंस ने अपने कंधे उचकाकर ये जाहिर कर दिया कि उसे हमारी लोकेशन का कोई ज्ञान नहीं है। मैंने दोबारा हैंस से पूछा, क्या हम आइसलैंड में हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अंकल ने गुस्से से कहा। इस बात का क्या मतलब कि हम आइसलैंड में नहीं हैं? मेरा भी विचार वही था जो अंकल का था। हमारे इस हैरत अंगेज सफ़र के अनगिनत अचरजों में से एक अब भी हमारा इंतज़ार कर रहा था। मैं तो बर्फ़ से भरे पहाड़ों और मैदानों के नज़ारे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। हम तो किसी पहाड़ के ढलान पर तपते सूरज के नीचे खड़े थे। एक बार के लिए मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सूरज की गर्मी ने हमें इसका यकीन दिला दिया था। हम आधे अधूरे कपड़े पहने पहाड़ से बाहर निकले थे, और सूरज, जिसकी रोशनी के लिए पिछले 2 महीनों से हम तरस रहे थे, अभी जी भरकर अपनी गर्मी और तेज़ी हमें दे रहा था। जब हमारी आंखें उस रोशनी को बर्दाश्त करने लायक हुईं, तब मैंने अपनी सही स्थिति का जायज़ा लिया। मुझे पूरा यकीन था कि हम ग्रीनलैंड में ही होंगे। अब बस मुझे सबूत की खोज थी। कुछ देर बाद प्रोफेसर ने कहा, ये आइसलैंड तो नहीं लग रहा है। ये नॉर्थ की साइड का कोई भी पहाड़ है ही नहीं। लेकिन अरे, जल्दी उधर देखो हैरी। मैंने उधर देखा और पाया कि हमारे सिर के बहुत ऊपर ज्वालामुखी का मुंह खुला, और 10 मिनट के अंतराल पर उससे राख, धुआं और लावा निकलता रहा। ये पहाड़ किसी व्हेल की तरह रह रहकर अंगारे छोड़ रहा था। उस पहाड़ से बहता हुआ लावा नीचे एक जंगल में जा रहा था। ये उत्तर के आर्कटिक इलाके का नज़ारा तो कतई नहीं था। वहाँ से जब नज़रें हटी, तब उनका ध्यान उस झील या समुद्र पर गया जिसने इस आइलैंड को घेर रखा था। उगते हुए सूरज की दिशा में कुछ घरों का समूह था, और पानी में नावें बंधी हुई दिख रही थीं, जबकि डूबते सूरज की तरफ दूर क्षितिज पर किनारा दिख रहा था। उनसे कुछ दूरी पर काले बादलों से ढके पहाड़ की चोटियां दिख रही थीं। उत्तर की तरफ अथाह पानी में हवाओं के बीच अपने पाल खोले बहती हुई कुछ नावें थीं। मैंने धीमे से कहा, हम आखिर हैं कहाँ? कुछ देर रुककर अंकल ने कहा, ये चाहे कोई भी पहाड़ हो, लेकिन है बहुत गर्म, और विस्फोट अभी रुका नहीं है। हमें धरती के अंदर से सही सलामत बाहर आने के बाद यहाँ रुककर किसी चट्टान के अपने सिर पर गिरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। चलो सावधानी के साथ यहाँ से उतरते हैं और इस जगह के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। भूख और प्यास से मेरी तो बुरी हालत है। हम लोग चुपचाप नीचे उतरने के लिए चल दिए। पहाड़ की ढलान एकदम खड़ी और चिकनी थी। कई बार तो हम राख पर फिसलते फिसलते बचे। किसी गुस्सैल सांप की तरह लहराते हुए लावे से बचते हुए हम नीचे उतर रहे थे। मैंने धीरे से कहा, शायद हम एशिया में हैं। मुझे लगता है हम आधी दुनिया पार करके इंडिया पहुंच चुके हैं। लेकिन दिशा सूचक तो कुछ और ही कह रहा है हैरी। इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? अंकल ने कहा। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब दिया, दिशा सूचक के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। उसके हिसाब से तो हम हमेशा नॉर्थ की तरफ ही चलते आए हैं। तो इसका मतलब ये गलत है? नहीं, शायद गलत तो नहीं होना चाहिए अंकल। तो क्या हम नॉर्थ पोल पर पहुंच गए हैं? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं दिशा सूचक की गुत्थी सुलझा नहीं पा रहा था, और आखिर मैंने हार मान ली। जैसे जैसे हम हरे भरे खेतों की तरफ बढ़ रहे थे, मेरी भूख और प्यास बेकाबू होती जा रही थी। 2 घंटे की मेहनत के बाद हम फलों और सब्जियों से भरे खेत में पहुंच गए। वहां पहुंचकर खुद पर काबू करना हमारे लिए मुश्किल हो गया, और हम उन रसीले फलों का स्वाद लेने लगे। वहीं थोड़ी दूरी पर मुझे एक साफ पानी का झरना भी मिल गया,
जिसमें हमने पहले तो भरपेट पानी पिया और उसके बाद जमकर हाथ पांव और मुंह धोए। अभी हम उस जगह का लुत्फ उठा ही रहे थे कि 2 पेड़ों के बीच से एक छोटा लड़का नजर आया। मैंने खुशी से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखिए, इस देश का रहने वाला निवासी। वो लड़का पहनावे से काफ़ी गरीब दिख रहा था और हमें देखकर थोड़ा डर भी गया था। वैसे हमारे अधनंगे शरीर और बिखरे हुए बेतरतीब बाल काफ़ी डरावने भी लग रहे थे। उस समय कोई भी शरीफ इंसान हमें देखकर शायद डर ही जाता। वो अभी सिर पर पैर रखकर वहाँ से भागने ही वाला था कि हैंस उसके लात घूंसों और चिल्लाने की परवाह किए बिना उसे हमारे पास उठा लाया। अंकल ने बड़ी ही मासूमियत और सज्जनता से जर्मन भाषा में उससे पूछा, ये कौन सा पहाड़ है बेटे? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। अंकल खुशी से चहक कर बोले, बहुत अच्छा, इसका मतलब हम कम से कम जर्मनी में तो नहीं हैं। फिर उन्होंने वही सवाल अंग्रेजी में किया। लड़का इस बार भी कुछ नहीं बोला। अब तो मैं भी उलझन में पड़ गया। अंकल ने इस बार अपना सवाल फ्रेंच में दोहराया। लड़का चुपचाप उनके चेहरे को घूरता रहा। फिर अंकल ने वही सवाल इटालियन में किया, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं। अब अंकल को गुस्सा आने लगा। ये लड़का गूंगा है क्या? ये लड़के, क्या तुम बोल नहीं सकते? उन्होंने लड़के को झंझोड़ा और फिर से इटालियन भाषा का इस्तेमाल करते हुए एक अलग सवाल किया, इस आइलैंड का क्या नाम है? स्ट्रैम्बोली। लड़के ने हैंस की पकड़ से खुद को आज़ाद करते हुए जवाब दिया और फुर्ती से पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गया। खैर, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन स्ट्रैम्बोली, इस एक शब्द ने हमारे जहन पर क्या प्रभाव डाला था आप सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब पूरब की तरफ दिखने वाले ये पहाड़ थे कैलिबेरिया, और ये ज्वालामुखी जिसने हमें बाहर उगला था वो था एटना, एक खूंखार और भयानक ज्वालामुखी एटना। अंकल भी मेरी भावनाओं को समझ और महसूस कर रहे थे। हम दोनों ने एक साथ 2 बार ये नाम दोहराया, स्ट्रैम्बोली। ये कितनी अद्भुत और रोमांचकारी यात्रा थी। हम एक ज्वालामुखी से धरती के भीतर गए और दूसरे से बाहर निकल कर आए, और ये दूसरा वाला ज्वालामुखी स्नेफल्स के उस पहाड़ से करीब 3,500 मील दूर था। हमारे सफ़र ने हमें धरती के इस खूबसूरत हिस्से पर पहुंचा दिया था। ये हमेशा बर्फ़ से ढके उस देश आइसलैंड से एकदम अलग था जहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया था। इस वक्त हम सिसिली के खूबसूरत इलाके में थे। उन स्वादिष्ट फलों से अपनी भूख मिटाने और झरने का शीतल पानी पीने के बाद हम स्ट्रैम्बोली के पोर्ट की तरफ चल पड़े। हम जानते थे कि किसी को भी हमारे उस आइलैंड पर पहुंचने के सफ़र के बारे में बताना अक्लमंदी की बात नहीं होगी। इटली वासी हमें शैतान समझने लगते जिनको धरती ने अपने भीतर से उगल दिया हो। इसलिए हमने खुद को तूफान में भटके हुए नाविक बताया। ये सुनने में रोमांचकारी तो नहीं था, लेकिन सुरक्षित ज़रूर था। मैंने आगे बढ़ते हुए अंकल को बड़बड़ाते सुना। वो खुद से ही कह रहे थे, ये दिशा सूचक यकीनन उत्तर दिशा बता रहा था। मैं इस बात को अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैंने थोड़ा गुस्से से कहा, अब बेहतर होगा कि हम कुछ भी समझने की कोशिश ना करें। मैं एक प्रोफेसर को धरती की कुछ अनसुलझी गुत्थियों में उलझा ही देखना चाहता हूँ। थोड़े बहुत कपड़ों में अपने चमड़े के बैग को कमर से बांधे और अपना चश्मा नाक पर चढ़ाए उस समय मेरे अंकल पूरी तरह से प्रोफेसर दिखाई दे रहे थे। 1 घंटे तक चलने के बाद हम सैन विसेंजा के किले पर पहुँचे, जहाँ हैंस ने अपना 13वें हफ्ते का मेहनताना मांगा, जिसे अंकल ने खुशी खुशी चुका दिया। उसने बड़े ही भावनात्मक तरीके से हमसे हाथ मिलाया और मुस्कुरा दिया। अध्याय 43। बस यही हमारी उस हैरत अंगेज़ यात्रा का पूरा वर्णन है। मैं जानता हूँ कि ये विश्वास करने लायक नहीं है और आप भी शायद मेरी इस कहानी पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके संदेह को दूर करना चाहता हूँ। स्ट्रैम्बोली के मछुआरों ने हमें तूफान के मारे बेचारे नाविक समझा और हमें कपड़े और खाना दिया। 2 दिनों तक वहाँ रुकने के बाद हम 30 सितंबर को एक जहाज़ के ज़रिए मसीना पहुँचे। वहाँ हम कुछ दिन रुके और अपनी थकान मिटाई। 9 अक्टूबर को हम मार्सेलेस होते हुए हैम्बर्ग पहुँचे। मुझे अभी भी इस दिशा सूचक की गुत्थी ने परेशान करके रखा हुआ था। घर पहुँचने पर मार्था और ग्रेनी की क्या प्रतिक्रिया थी और हमें देखकर वो किस हद तक खुश थीं, मैं बता नहीं सकता। ग्रेनी ने रोते हुए कहा, हैरी, आज के बाद तो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाना। प्रोफेसर हार्डविक की वापसी ने हैम्बर्ग में कितनी सनसनी पैदा की होगी, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया में यह खबर फैल चुकी थी कि वो धरती के सेंटर का सफ़र करके वापस लौटे हैं। उन्हें सही सलामत देखकर पहले तो किसी ने इस बात का यकीन ही नहीं किया, लेकिन हैंस की उपस्थिति और यात्रा के सारे वर्णनों ने बहुत जल्दी ही लोगों की राय को पलट दिया।
अब मेरे अंकल एक प्रसिद्ध शख्सियत बन चुके थे और मैं उस शख्सियत का भतीजा। हैम्बर्ग ने एक बहुत बड़े जश्न का आयोजन किया जिसमें अंकल ने पूरे विस्तार से हमारे उस सफ़र के बारे में सबको बताया, लेकिन वो दिशा सूचक की गुत्थी को बड़ी ही चतुराई से गुल कर गए। उसी दिन उन्होंने अर्नस्ट सक्नुसेम के लिखे उस दस्तावेज़ को आर्काइव्स में सौंप दिया। उन्हें इस बात का अभी भी दुख था कि वो महान अर्नस्ट सक्नुसेम की तरह धरती के गर्भ तक नहीं पहुंच सके, लेकिन अब वो भी उनकी तरह महान तो बन ही चुके थे। जाहिर सी बात है कि इतनी प्रसिद्धि ने उनके दुश्मन भी पैदा कर दिए थे जो उनकी इस यात्रा को झूठ बता रहे थे। लेकिन अंकल ने हर सवाल का जवाब दिया और गहराई के साथ तापमान बढ़ने वाली थ्योरी के बदले अपनी एक अलग थ्योरी पेश की। उनके पास लोगों के हर सवाल के जवाब थे जिनके आगे उनके दुश्मन लाजवाब हो गए। इन सारे सवाल जवाबों के बीच मिली एक खबर ने अंकल को हिलाकर रख दिया, हैंस के वापस जाने की खबर। हैंस हैम्बर्ग में मिलने वाले अथाह सम्मान के बावजूद आइसलैंड और अपनी मातृभूमि से दूर नहीं रह सका और चला गया। अंकल ने उसे अलविदा कहा, लेकिन मैं जानता था कि बहुत जल्दी मैं उससे एक बार फिर मिलूंगा। वो हमेशा हमारे दिलों में रहने वाला था और हम जिनकी ज़िंदगी उसने न जाने कितनी बार बचाई थी उसे कभी भूल नहीं सकते थे। अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि धरती के सेंटर तक जाने की हमारी उस यात्रा ने एक सनसनी फैला दी थी। उस यात्रा का वर्णन कई भाषाओं में छपा। इस पर भरोसा करने वालों और इसे झूठ मानने वालों के बीच लंबे समय तक ये सफ़र बहस का विषय बना रहा। अंकल को इसके बाद बहुत सारे सम्मान और ढेर सारा पैसा भी मिला और बाद में उनका स्टैचू मैडम तुसाद्स म्यूज़ियम में भी लगाया गया। लेकिन एक चीज़ उन्हें हमेशा खटकती रही। उस दिशा सूचक की पहेली ने उन्हें परेशान किए रखा। उस गुत्थी को ना सुलझा पाने का उन्हें बड़ा दुख था, लेकिन ईश्वर की कृपा से अंत में उनका ये दुख भी समाप्त हो गया। एक दिन जब मैं उनके साथ उनकी लैब में था तो मुझे वो दिशा सूचक दिखाई दिया। पिछले 6 महीनों से हमने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था। कुछ देर उसे ध्यान से देखने के बाद मैं खुशी से उछल पड़ा। अंकल भी पास में ही थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ हैरी? अरे ये दिशा सूचक अंकल, ये उत्तर की बजाय दक्षिण दिशा की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? अरे तुम्हें भ्रम हुआ होगा हैरी। नहीं अंकल, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। ये देखिए, इसके दोनों पोल्स पलट गए हैं। पोल्स पलट गए हैं? अंकल ने अपना चश्मा आंखों पर चढ़ाया और कुछ देर तक उसे चेक करते रहे। उसके बाद तो उन्होंने खुशी से नाच नाच कर पूरा घर सिर पर उठा लिया। अब हमें सब कुछ समझ में आ चुका था और उस रहस्य पर से पर्दा भी उठ चुका था। अंकल ने खुशी से नाचते हुए कहा, अब समझ में आया। इसका मतलब सक्नुसेम आइलैंड के बाद ये उत्तर नहीं दक्षिण दिशा की तरफ इशारा कर रहा था। और अब मुझे हमारे दिशा भ्रम हो जाने का कारण समझ में आया। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? इसका कारण तो एकदम साफ है अंकल। वो क्या भला? समुद्र का वो भयानक तूफान याद है जिसमें आग के घूमते हुए गोले ने हमारे बेड़े पर लगे लोहे को चुंबक में बदल दिया था क्योंकि वो बिजली से भरा हुआ था। बस उसी की वजह से इस दिशा सूचक के पोल्स भी पलट गए होंगे। अंकल ने उस घटना को याद करते हुए अपने माथे पर हाथ मारा और बोले, ओहो, इसका मतलब ये सारा किया धरा उस गोले का है। उस समय के बाद मेरे अंकल एक पूरी तरह से खुश और संतुष्ट विद्वान बन गए और मैं ग्रेनी से विवाह करने के बाद एक पूरी तरह से सुखी इंसान। और हमारी इस रोमांचक यात्रा का आखिरकार अंत हुआ। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।